अब हम लोग आज देखने वाले हैं भारत में कितने भाग हैं। अब हम लोग अंदर घुस चुके हैं, उस भारत में नहीं, संविधान में। संविधान के अंदर अब घुस चुके हैं। और संविधान पहले ही बताए हुए थे कि ये किताब है जिसमें कुछ चैप्टर्स है। पहला पेज हम लोग पढ़ लिए कल। अब हम लोग चैप्टर्स पलट रहे हैं, ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं? 22। कितने चैप्टर हैं? 22। इसी को कहते हैं भाग। क्या कहते हैं? भाग। उसके अंदर जो बड़े बड़े पॉइंट हैं उसी को हम लोग कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। तो भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं कि जब संविधान लागू हुआ, जिसको मूल संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल संविधान। तो पढ़ चुके हैं कि मूल संविधान में भाग कितने थे? 22। अनुच्छेद कितने थे? 395। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा मूल संविधान था। लेकिन समय के साथ हम लोग उसमें क्या करने लगे? संशोधन, ठीक है, बदलाव करने लगे। और बदलाव करने के बाद ये संख्या ऊपर नीचे हुआ। लेकिन ध्यान से याद रखोगे, किताब का जो पेज है वो तो फिक्स है, समझना इस चीज को, ठीक है। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है और अंतिम पेज तक फिक्स है। हमको कुछ बढ़ाना घटाना है तो इसी में काट कूट करेंगे। वैसे ही ये नंबर फिक्स है। ये नंबर जो 1 से शुरू हुआ है और कहां तक गया? 395 तक। अभी तक हम अपने संविधान में 396वां नंबर जोड़े नहीं है। ध्यान देना, नंबर अभी भी फिक्स है। 1 से शुरू होकर कहां तक गया है? 395 तक। तो जोड़ घटाव जो कर रहे हैं वो बीच में कर रहे हैं, समझ में आया? तो अभी भी पूछा जाए, एक बार सवाल बड़ा बढ़िया पूछ ले यहां से, वर्तमान संविधान में आखिरी अनुच्छेद का क्रम क्या है? अब अक्सर बच्चा यहाँ गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वर्तमान में टोटल मान लो 448 पढ़े हो, 470 पढ़े हो, सब सही है, वर्तमान में इतने अनुच्छेद हैं, ये तुम कर दोगे आंसर सही होगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। क्या पूछा है कि वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद का आखिरी क्रम कौन सा है? तो क्रम कौन सा होगा? अभी भी 395। यही तो क्रम, मतलब नंबर 1 2 सीरियल नंबर जो रहता है वो अभी भी हमारा लास्ट नंबर क्या है? 395। ये ध्यान रखना। दूसरी बात, भाग वर्तमान में 22 नहीं है, भाग कितना हो चुका है? 25। लेकिन भाग का भी आखिरी नंबर जो है वो क्या है? वो 22 ही है। भाग भी 1 से शुरू होकर कहां तक खत्म हुआ है? 22 तक। तो आखिरी नंबर भाग का आज भी क्या है? 22, ठीक है। तो वर्तमान में कुल भागों की संख्या हो चुका है 25। कितना हो चुका है? लेकिन आखिरी भाग का नंबर जो है वो आज भी 22 है। अब बढ़ कैसे गया? बीच में। जैसे अभी आगे चल के पढ़ोगे, जैसे भाग 9 हुआ, 9 में ए जुटा, 9 में बी जुटा, इस तरह से भाग बढ़ गया है। पर आखिरी भाग जो अभी भी पढ़ना लास्ट पलटोगे तो तुमको नजर आएगा भाग 22। क्या नजर आएगा? भाग 22। तो भागों की संख्या 25 जरूर है, पर भागों का क्रमांक अभी भी किस पर अटका हुआ है? 22 पर ही अटका हुआ है। वैसे ही अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद मूल संविधान में थे 395। आज जो है वो अनुच्छेद का संख्या संशोधन बार बार कर रहे हैं, कुछ काटते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, इस तरह से बढ़ चुका है और लगभग हो गया है 470 या 471। कितना हो चुका है? 470 या 471। एग्जाम में नहीं मिलेगा तो 448 अभी भी मिलता है। क्या मिलता है? 448। कोई भी डाटा इसमें मिलेगा, देख लेना क्या सही है, जो वहां एग्जाम में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। आखिरी बार जो सवाल आया है वो 448 तक ही आया है 2018-19 के आसपास में, और वहां ऑप्शन में तुमको दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो जो मिलेगा वो मार देना। 448 अभी भी मिले तो क्या करेंगे हम लोग? सही करके आएंगे। जैसे मान लो वर्तमान में भाग अनुच्छेद कितने हैं? ऑप्शन है 400, 448, 510, 618। क्या आंसर होगा? 448, ठीक है। तो जो मिलेगा हम वो करेंगे, या तो 448 होगा, या 470 होगा, या 471 होगा। एग्जैक्ट मेरा आंसर 470 या 71 में से जो होगा वो हम मारेंगे। लेकिन 448 अभी भी मिलता है तो आंसर गलत नहीं है, वो ठीक है, ठीक है। तो वर्तमान भाग अनुच्छेदों की संख्या 470, 71 या 448 जो रहेगा सही रहेगा। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 395। आखिरी अनुच्छेद आज भी हमारे संविधान में कौन सा है? 395। अनुसूची जो था उस समय में था 8 और अब हो चुका है 12। इसमें कोई विवाद नहीं है। आखिरी अनुसूची 8 नहीं है, आखिरी अनुसूची 12वां है, ठीक है। क्यों हम लोग ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 8 के बाद हम लोग अनुसूची 9 जोड़े, 10 जोड़े, 11 जोड़े और 12 जोड़े। तो हम लोग 4 अनुसूची को जोड़े, इस कारण से हो गया 12। यहां पर हम लोग बीच में जोड़े थे, लेकिन यहां कहां जोड़े? लास्ट में। क्लियर है? तो वर्तमान में आखिरी अनुच्छेद कौन सा है? 395। आखिरी अनुच्छेद कौन सा है? आखिरी भाग कौन सा है? 22। और आखिरी अनुसूची कौन सा है? 12वां। कौन सा है? 12वां। क्लियर हो गया? ये मूल संविधान में भागों की संख्या 22,
अनुच्छेदों की संख्या 395 और अनुसूचियों की संख्या 8। वर्तमान में भाग कितने हैं? 25। अनुच्छेदों की संख्या 470 या 471, नहीं मिले तो 448 भी चलेगा, और अनुसूचियों की संख्या 12। ठीक है, अब ये सब हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग खत्म करेंगे, जो 22 भाग है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग अनुसूची कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अनुसूची कितना है? 12। और इसके बाद हम लोग जाएंगे किस पर? जाएंगे अनुच्छेद पर, क्योंकि इसकी संख्या काफी अधिक है, इसलिए हम लोग अलग से एक से शुरू करके लास्ट तक हम लोग अनुसूची देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? भाग कितने भाग हैं? तो भाग हैं 22। अब इसको याद भी रखना पड़ेगा तुमको, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ लिए और हो गया कहानी खत्म, याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल तुमसे पूछा जाएगा, इसमें से बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, 8-10 ऐसे होंगे जो याद रखना है, लगभग 50%। और डायरेक्ट सवाल तुमसे पूछेगा, बताओ संशोधन किस भाग में है, बताओ राजभाषा किस भाग में है, बताओ नागरिकता किस भाग में है। ठीक है, ये सब जो है ये सब है चैप्टर का नाम। किसका नाम है? चैप्टर का नाम। जैसे पहला चैप्टर क्या है? संघ एवं राज्य। जैसे तुम अपने किताब का पहला चैप्टर पढ़ दोगे तो तुमको अपना किताब का चैप्टर याद रखना पड़ेगा। जैसे संविधान हम लोग शुरू किए, सबसे पहले क्या देखे? संवैधानिक इतिहास। क्या देखे पहला चैप्टर में? संवैधानिक इतिहास। दूसरा क्या देख रहे थे? संविधान निर्माण प्रक्रिया, कैसे संविधान निर्मित हुआ है। और तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं संविधान। क्या शुरू किए हैं? संविधान। संविधान का पहला सेक्शन हम लोग देखे प्रस्तावना, अब देख रहे हैं भाग। तो ये अलग अलग हम लोग एक चैप्टर के अंदर अब घुस चुके हैं, अलग अलग ब्रांच में उसको बांटे। ठीक वैसे ही हमारे संविधान का पहला चैप्टर क्या है? संघ एवं राज्य। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके आएंगे। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A, अब देखो यही जोड़ा एक, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ का शासन, भाग 6 राज्य का शासन, भाग 7 निरस्त हो चुका है, खत्म कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है, अब नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर तुमसे सिर्फ ये पूछ ले कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया है तो आंसर होगा भाग 7। अब ये क्यों हुआ है, कैसे क्या हुआ, ये थोड़ा सा बताएंगे। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। भाग 9 में पंचायत, भाग 10 कौन चला गया जी? अच्छा 9A नगर पालिका, भाग 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियां, भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या है ये सब। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 12 में वित्त संपत्ति संविदावाद, ये सब पे डिस्कस किया गया है। 13 में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता, 14 में लोक सेवा आयोग, यूपीएससी बीपीएससी जो हम लोग देखते हैं वो है। ठीक है, 14 को ये फिर जोड़ा गया, क्या इसमें? अधिकरण क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। 15 में क्या है? निर्वाचन। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 17 में राजभाषा, 18 में आपातउपबंध, 19 में परिग्रह, देखेंगे क्या है ये सब। 20 में संविधान संशोधन, 21-22 फालतू। ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है। अब इसमें से हम लोग को 100% याद क्या रखना है, तो शुरू का ये पूरा याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा A, पांचवा, छठा, यहां तक तो 100% याद होना चाहिए। इसके बाद जो तुमको याद रखना है, 8वां भी कई बार पूछ लेता है, तो 8, 9 ये 100% याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भाग से स्पेशल पूछा जाता है। ठीक है, भाग 14, उसके बाद 15 निर्वाचन, राजभाषा, ठीक है, आपातउपबंध, संशोधन कहां गया? संशोधन, भाग 20। ये इतना सा है जो तुमको भाग याद रखना है। मतलब अनुच्छेद तो याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन डायरेक्ट भाग से सवाल आता है। शुरू से लेकर 6 तक याद तो 100% रखना है। 6 के बाद जो 100% याद रहना ही रहना चाहिए, जैसे ये 6 हुआ वैसे ही पंचायत होना चाहिए, लोक सेवा आयोग होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए, राजभाषा, आपातउपबंध और संविधान संशोधन। जो कभी एग्जाम में नहीं पूछता है वो ये सब हो गया, 21, 22 ये सब कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। तो 100% 6 इधर हो गया और इधर कितना? 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनुच्छेद हैं जो तुमको याद रखना पड़ेगा। मतलब 22 में से 12 तुमको याद रहने चाहिए। ठीक है, 10 तुम छोड़ सकते हो। उस 10 में से कुछ ऐसा है जो कभी नहीं पूछता है, जैसे ये सब हो गया, कभी नहीं पूछेगा। क्या है बता देंगे एक बार, लेकिन कभी पूछता उसका एग्जाम में नहीं है। ये सबसे एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग शुरू से देखेंगे किस भाग में क्या है, और डिटेल से तो अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलग से अभी अनुच्छेद हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। कहां से कहां तक कौन से अनुच्छेद को ये अपने अंदर निहित रखा है ये हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले
दो अनुच्छेद तुमको बड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा, सॉरी दो भाग, एक भाग 5 और दूसरा है भाग 6। हमारे संविधान के बड़े भागों में से यही दो भाग है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5, संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 और उसके बाद 6। अब 5 होना भी चाहिए, क्योंकि पूरा केंद्र सरकार कैसे शासन करेगी, कैसे केंद्र चल रहा है, पूरा किस में वर्णित है? 5 में। और राज्य सरकार कैसे शासन कर रही है, ये किस में वर्णित है? 6 में। तो ऑब्वियस है सबसे बड़ा होगा। तो संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5। इसके बाद कौन सा है? 6। ठीक है, चलो एक तरफ से सब देख लेते हैं। पहला है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या हुआ इसका मतलब? संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? इसमें वर्णित किया गया है कि हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो इसको कैसे क्या कर सकते हैं उसको लेकर थोड़ा बहुत अनुच्छेद हमारे यहाँ वर्णित है। अगर अनुच्छेद का क्रम पूछा जाए तो कितना है अनुच्छेद? 1 से लेकर 4। 1 से लेकर 4 मतलब भारत राज्यों का संघ है, राज्य हमको जोड़ना है, राज्य का सीमा परिवर्तन करना है, राज्य का नाम परिवर्तन करना है, ये सारी चीजें जो दी गई है किसमें दिया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र में। आगे चल के अनुच्छेद पढ़ेंगे तब वहां और क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में है क्या क्या। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद के इस भाग में? 1 में। अब इसको रटना नहीं है। सबसे पहले जब संविधान लिखेंगे तो संविधान में चर्चा हो किस चीज की रही है? इस देश के प्रशासन का, इस देश में कैसे क्या नियम कानून लागू होगा उसका होगा। तो सबसे पहले अपना क्षेत्र डिसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, आखिर ये नियम कहां तक लागू होगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा जी क्या क्या नियम होगा। सबसे पहले तुम कहीं पे एडमिशन लेते हो तब तो पढ़ते हो क्या क्या पढ़ना है। एडमिशन ही नहीं लिए हो, तुम गए ही नहीं हो सेंटर पे, तो अब क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है, ये तुमको ना तो उससे कोई मतलब है और ना ही तुम वो ग्रहण कर पाओगे। इसलिए देश का संविधान एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर लागू होता है ना। क्या भारत का संविधान पाकिस्तान में लागू है? क्या भारत का संविधान नेपाल में लागू है? नहीं। नेपाल वाला बोलेगा क्या बोल रहे हैं, अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 हम नहीं जानते हैं क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तान बोलेगा हम नहीं जानते हैं तुम्हारा अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान सीमा से भारत में एंट्री करोगे वही पाकिस्तानी एंट्री कर देगा, हाँ हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, मतलब बॉर्डर टपोगे संविधान का सीमा खत्म। तो सबसे पहले वही वर्णित कर देते हैं कि कहां तक ये संविधान लागू है। चाहे तुमसे भाग पूछे, चाहे अनुच्छेद पूछे, चाहे अनुसूची पूछे, तीनों चीज में एक ही चीज मार के आना कि हमारे संघ और राज्य के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में। चाहे भाग 1 पूछ ले, अनुसूची 1 पूछ ले, अनुच्छेद 1 पूछ ले, तीनों में क्या मार के आओगे एग्जाम में कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बोला है। क्या बोला है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या ये दिमाग में घुस चुका है? भाग 1 में पूछे क्या वर्णित है, हमको रटना तो पूरा है, पूरा इलाका रटना है, लेकिन हम लोग मोटा मोटी दिमाग में तय करते हैं कि संविधान को लागू करवाना है किसी एक क्षेत्र में करेंगे। कहां करेंगे? क्षेत्र में। और क्षेत्र का वर्णन किसमें होगा? पहला ही चैप्टर में। किसमें वर्णित होगा? पहला चैप्टर। अगर 3 चीज हम लोग को याद करना है, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, इस तीनों में यही है, यही मोटा मोटी मान के चलेंगे कि अगर भाग 1 पूछेगा तो भी संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 पूछेगा तो भी संघ राज्य क्षेत्र, और अनुसूची 1 पूछेगा तो भी संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्या ये याद हो गया? कहां से कहां तक अनुच्छेद है भाग 1 में? 1 से लेकर 4। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4। दूसरा है नागरिकता। पहले हम लोग डिसाइड कर लिए इतना क्षेत्र तक मेरा है। अब यहाँ के रहने वाले लोगों को नागरिकता मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? किसको नागरिकता मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और जब बंटवारा हो रहा था, जब हमारा बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में, उस समय में किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता नहीं देना है, ये सारे बातों को हम लोगों ने डिसाइड किया भाग 2 में। किसमें किया है? भाग 2। तो भाग 2 का अनुच्छेद कहां से कहां तक? 5 से लेकर 11 तक। कहां से कहां तक है? 11 तक ही है ना जी, 12 कौन बोला? 5 से लेकर 11। कहां से कहां तक? 5 से लेकर 11। भाग 1 क्या हुआ? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये भाग 1 रखना नहीं है, एकदम दिमाग में टिका देना है। क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में? क्षेत्र। देश का क्षेत्र कितना है और राज्य का क्षेत्र कितना है, कहां लिखा हुआ है? भाग 1 में, चैप्टर 1 में। भाग 1 बहुत हेवी लगता है, इसलिए अपने भाषा में चैप्टर 1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चैप्टर 1 संविधान के किताब का चैप्टर 1 क्या है? कहां तक राज्य का या देश का क्षेत्र है, उसकी चर्चा की गई है। और इसके लिए टोटल कितने अनुच्छेद है? 4। 1 से लेकर 4। दूसरा में इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, इसका आइडेंटिटी कार्ड यानी इसकी नागरिकता किस चैप्टर में है? दूसरा में। पहले क्षेत्र डिसाइड कर लिए कि इतना दूर तक मेरा बच्चा बैठेगा, उसके बाद जो बच्चा बैठा हुआ वो मेरा ही है, कैसे पता चलेगा? आइडेंटिटी कार्ड से। कैसे पता चलेगा? आइडेंटिटी कार्ड।
इसी को तो सदस्यता या नागरिकता कहेंगे। तो जिस देश में कोई रह रहा है वहां का वो नागरिक है, इसकी नागरिकता से ही प्रमाणित होता है। तुमको नागरिकता मिला हुआ है भारत का, इसीलिए भारत के आज नागरिक हो। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो कभी भी यहां से मार के भगा सकते हैं, क्योंकि भारत के नागरिक तुम नहीं हो। तो नागरिकता का चर्चा सेकेंड चैप्टर, नागरिकता की चर्चा सेकेंड चैप्टर। कहां से कहां तक? 5 से लेकर 11, 5 अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद नंबर 11। किसी को ये समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो बोलो कि ये क्या लिख रहे हैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है ये क्या लिख रहे हैं? बोले थे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे करके टोटल 395 पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर जैसे खत्म होगा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 से लेकर पॉइंट नंबर 11 तक, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट वाइज आगे बढ़ता जाएगा। इसी पॉइंट को हम कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद, इसी को कहते हैं अनुच्छेद, ठीक है। तो भाग 2 हो गया नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अब सब बात सही है, हम क्षेत्र भी डिसाइड कर लिए, वहां पे रहने वाले लोगों को आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिए, पर वो लेके क्या करेगा? कुछ तो अधिकार मिलने चाहिए। तो हम लोग क्या दे दिए तीसरा में? अधिकार। पहले क्षेत्र डिसाइड किए, फिर वहां रहने वाले लोगों को मान्यता दिए, अब उनको कुछ विशेष अधिकार दिए ताकि उनको फील हो कि तुम विदेशी हो और हम विदेशी नहीं है। फील होना चाहिए जी। जैसे मान लो तुम खड़े हो और तुम्हारे बगल में कोई एक अमेरिकन खड़ा है या पाकिस्तानी खड़ा है और दोनों को हम समान नजरिए से देख रहे हैं, क्या सही बात है? तुमको थोड़ा सा लिबर्टी मिलना चाहिए, थोड़ा आजादी मिलना चाहिए। अभी मान लो कोई बच्चा एडमिशन लिया हुआ है और कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया हुआ है, दोनों को हम क्या समान नजर से देख सकते हैं? नहीं। जो बच्चा एडमिशन लिया हुआ है उसको थोड़ा सा लिबर्टी देंगे, ठीक है, तुम 2 दिन बिना पैसा दिए भी नोट से ले सकता है, लेकिन जो एडमिशन नहीं लिया भागो यहाँ से, नहीं देंगे। तो दोनों को हम एक नजरिए से नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम उसको बैठने का आजादी दे सकते हैं, भैया ठीक है 2-4 दिन तुम बैठ जाओ। ये हम विदेशियों को भी देते हैं कि तुम आओ तो जिंदगी जी रहे हो, कुछ दिन परमिशन के साथ जियो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। लेकिन जो यहाँ का बच्चा है वो अनलिमिटेड बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर बैठा रहेगा, हम नहीं भगाएंगे उसको, क्योंकि स्पेशल पावर मिला हुआ है उसको। यही तो है हमारे यहाँ पे नागरिकता होने का फायदा, किसी भी देश में ये मिलता है। तो पहले में हम क्षेत्र डिसाइड किए, दूसरे में नागरिकता दिए वहां के रहने वाले लोगों को, और तीसरे में उनको अधिकार दिए। क्या दिए? अधिकार। और अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। क्या भाग 3 तक दिमाग में घुस गया? पहला भाग में क्षेत्र, पहला भाग में क्षेत्र, दूसरा भाग में क्षेत्र में कौन रहेगा? नागरिकता, और जो रह रहा है उसको कुछ आजादी, इसी को कहते हैं मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। कहां से कहां तक अनुच्छेद? 12 से लेकर 35 तक। अब आओ भाग 4। अब क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, नागरिकता भी मिल चुकी है, अब वो लोग आजादी भी कुछ हासिल कर चुका है, मौलिक अधिकार भी हासिल कर चुका है, पर उन क्षेत्रों को हम लोग कई राज्यों में बांटे हुए हैं। किसमें बांटे हुए हैं? कई राज्य में। अब राज्य शासन कैसे करेगा? ये तो राज्य डिसाइड करेगा। राज्य कैसे शासन करेगा? कौन डिसाइड करेगा? राज्य। संविधान में वर्णित है शासन करने का तरीका, पर राज्यों को एक हिदायत दी गई है, अगर आप एक बेहतर राज्य होना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 10 क्लास बना देते हैं और 10 क्लास का अपना अपना तरीका होगा पढ़ाने का, टीचर का पढ़ाएंगे और तुम लोग को पढ़ने का तरीका होगा, पर हम टीचर को हिदायत देंगे। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो कुछ रूल रेगुलेशन आप फॉलो कीजिए, बेहतर होगा। हम उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकते हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, पर हम यह कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आपके यहाँ बच्चे मतलब हो गए नागरिक, और आपका भविष्य अच्छा मतलब राज्य का भविष्य अच्छा हो, तो आपको कुछ हम रूल रेगुलेशन देते हैं, इसको फॉलो कीजिएगा कि टाइम टेबल पालन कीजिए, जो नोट्स है वो एकदम क्लीन रहना चाहिए, बच्चा एक प्रॉपर कॉपी में लिखना चाहिए, ये सब हम रूल रेगुलेशन बना देंगे। अगर फॉलो करता है क्लास तो भी ठीक है, नहीं करता है तो हमको ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। समझ में आया? यानी चौथा भाग में कुछ ऐसे चीज लिखे हुए हैं जो राज्यों को निर्देशित करता है। किसको निर्देशित करता है? इसीलिए इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें जितने भी चीजें वर्णित है यह राज्य के बेहतरी के लिए, जैसे कि राज्य को कुछ सलाह दिया गया, ये आदेश नहीं है, क्या ये सलाह, कि आप अपने यहाँ पोषण का बेहतर व्यवस्था कीजिए। अब तुम देखा होगा कि अलग अलग राज्य का इंसान, जो राज्य के नागरिक हैं वो रह रहे हैं, सबका जिंदगी अलग अलग है, देख रहे हो ना। कोई राज्य ऐसा है जो बोला नहीं मेरे यहाँ बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, सबको हम खाना खिलाएंगे, वो बढ़िया से खाना खिलाएगा। अब कोई बोलेगा ठीक है हम भी खाना खिलाते हैं और वो नमक तेल चावल दे देगा।
जो पहला वाला था वो बोलेगा हम अंडा चावल देंगे, मीट चावल देंगे। खाना तो दोनों दे रहा है, पर क्या दोनों पर कोई प्रेशर है खाना देने में? नहीं। अगर राज्य बोलेगी मेरे पास पैसा ही नहीं है, मरने 2 सालों को, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मर जाएगा वहां का नागरिक। लेकिन कहा यह गया है कि अगर आप बेहतर रख रखाव चाहते हैं, आप अपने यहाँ के नागरिक को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, तो आप उसके पोषण का ख्याल रखिए। किसका ख्याल रखिए? पोषण का ख्याल रखिए। अब ये राज्य करता है, तुम देखते हो कई सारे स्कीम्स निकलते हैं इन्हीं सब के तहत। ठीक है, तो याद रखोगे भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है इसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या ये कोई आदेश है? क्या ये कोई कानून है? आंसर है नहीं। ना तो ये कोई आदेश है, ना ही कोई कानून है। तो क्या इसको लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं क्या? आप राज्य को बोले थे बढ़िया खाना देने के लिए, हमको नमक तेल चावल दे रहा है, हम केस कर देंगे राज्य सरकार पे, कर सकते हो क्या? नहीं। यहाँ से देखो, हंसी मजाक में पढ़ेंगे और चीजों को दिमाग में स्टोर करते हुए चलेंगे। अगर तुमसे कभी एग्जाम में पूछ ले क्या भाग 4 न्यायालय में प्रवर्तनीय है क्या? आंसर है नहीं। बस समझते जाना है, याद भी करना है और उसको समझते भी जाना है। फालतू यहाँ पे कोई बात का डिस्कशन नहीं होता है। हम हंसी मजाक में भी जो चीज बोलेंगे वो भी जरूरी होगा। तो इसमें एक तरह का सलाह है राज्यों के लिए, आप अपने यहाँ के नागरिकों का बेहतर जिंदगी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और कहां से कहां तक इसमें अनुच्छेद है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, सब बात सही लगा। बाद में जब संविधान लागू वगैरह हो गया था, तब लास्ट में, मतलब बहुत दिन के बाद 1976 में, कब? 1976 में बोला साला हम क्या किए, क्षेत्र डिसाइड कर लिए, नागरिकता भी यहाँ के लोगों को दे दिए, अधिकार भी दे दिए, राज्यों को भी कुछ निर्देश दे दिए कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, यहाँ के नागरिकों का जिंदगी बेहतर होगा। लेकिन नागरिक लोग जो है साला बड़ा नौटंकीबाज है। ये लोग तो एकदम खा के चघाड़ रहे हैं, लोगों को मतलब ही नहीं। बोला नहीं नहीं, इन लोग का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए, इन लोगों को भी क्या होना चाहिए? कुछ कर्तव्य होना चाहिए। साला खाली आजादी लेके घूम रहा है। तो बाद में संविधान लागू होने के बाद, बहुत साल के बाद 1976 में, कब? 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको कहते हैं भाग 4A। क्या कहते हैं? भाग 4A। और इसमें क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नागरिकों का होता है। किसका होता है? नागरिकों का। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। अभी डिटेल से भी ये सब पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ हम लोग को भाग देखना है। तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी है कि तुम अगर यहाँ जिंदा रह रहे हो इस धरती पर, इस देश में, कुछ अधिकार के साथ, तुम सिर्फ अधिकार ही नहीं लोगे बल्कि तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी होंगे। तो कर्तव्य की चर्चा किसमें की गई है? 4A में, जिसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और इसका जो अनुच्छेद है वो है 51A। क्या है? 51A। अनुच्छेद क्या है? 51A। क्या भाग 4 तक समझ में आया? रटना यही है, समझना यही है, याद भी यही करना है, सब चीज यही होना चाहिए। बाद में सिर्फ ऐसे ऐसे होना चाहिए। भाग 1 भारत का क्षेत्र होगा। ठीक है, नहीं पूरा याद है लेकिन हमको एक कीवर्ड याद है। क्या है वो? क्षेत्र। क्या है? क्षेत्र। भारत और राज्य का जो क्षेत्र होता है उसका चर्चा किया गया होगा भाग 1 में, हमको पक्का पता है, तो याद हो जाएगा। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में यहाँ पे रहने वाले लोगों को नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में उन नागरिकों को आजादी, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। कहां से कहां तक? 12 से 35। भाग 4 में राज्यों के लिए कुछ निर्देश, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 हो गया अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A में यहाँ रहने वाले नागरिकों का कुछ कर्तव्य, जिसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, और इसका अनुच्छेद हो गया 51A। इधर भाग 4A, इधर 51A। यहां तक याद हो गया? बढ़िया। आगे 5 और 6 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। 5 में केंद्र सरकार, 6 में राज्य सरकार। 5 में केंद्र सरकार, 6 में राज्य सरकार। क्या 1 से लेकर 6 तक याद हो गया? अब देखो, लगा होगा 22 पढ़े हुए बोलवे कि उसमें 12 याद करने बोल दिए। अरे याद करने बोले तो याद करवाएंगे ना जी, क्या टेंशन लेता है? क्या 6 उंगली पे रख के याद कर लिया? 6 में किसी को तकलीफ? तो मोटा मोटी जो अब याद रखना है यही 6 रखना है। ये 6 तो 100% तुमको याद हो गया और याद रखना भी है। ठीक है, 5 का अनुच्छेद देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा भाग है ये। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा? भाग 5। तो ये शुरू होगा, भाग 5 जो है ये 52 से शुरू होगा और 151 तक। कहां तक? 151। 52 से शुरू होकर, मतलब यहां से शुरू करो साइकिल और यहां लाकर खत्म करो। मतलब 52 से शुरू होगा और 152 तक रहता था तो ठीक है रहता, लेकिन याद रखना एक पल खत्म हो जाता है। 52 से लेकर 151, 52 से लेकर 151, 52 से लेकर 151।
ये है भाग 5। क्या है? भाग 5। ये सब के साथ फंसना नहीं है, इसको केंद्र सरकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को संघ सरकार बोल सकते हैं, संघ का शासन बोल सकते हैं, केंद्रीय शासन बोल सकते हैं, कुछ जो बोलोगे, हमको कीवर्ड पकड़ना है। केंद्र सरकार का चर्चा भाग 5, केंद्र सरकार का चर्चा भाग 5, राज्य सरकार का चर्चा भाग 6। कहां तक खत्म हुआ था? 151 तक। तो 6 कहां से शुरू होगा? 152 से। कहां शुरू होगा? 152। और 152 से लेकर 237 तक। कहां तक? 237। कहां तक? 237। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 राज्य सरकार। क्या है इसमें? राज्य सरकार। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 केंद्र सरकार। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 राज्य सरकार। यहां तक याद हो गया? अभी अंदर घुसेंगे सर। अब देखो भाग 7 में क्या था। जब संविधान बना हुआ था तभी, आज जैसे राज्य देख रहे हो ना, जिस रूप में राज्य देख रहे हो, ये भाषाई आधार पर वर्गीकरण किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। 1956 से पहले राज्य की स्थिति ऐसी नहीं थी। राज्य को कुछ अलग सेक्शंस में बांटा हुआ था। उसमें खंड ए बी सी ऐसा करके बांटा गया था। ठीक है, कैटेगराइज किया गया था कि ए में कौन आएगा, बी में कौन जाएगा, सी में कौन जाएगा। जैसे मान लो हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, इसका उप वर्गीकरण किया गया और बोला गया कि ए में मान लो 5 राज्य जाएगा, बी में 8 राज्य जाएगा, सी में 5 राज्य जाएगा। इस तरह से 3 वर्गीकरण किया गया था, ए बी सी, इस तरह से। अब वो सब याद नहीं रखना है, क्योंकि अब वो सब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इन्हीं में से 3 सेक्शन जो था, उसी में से सेक्शन बी के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान थे। किसमें? भाग 7 में। अब ये है क्या? आंसर है नहीं। कौन से साल से नहीं है? ध्यान देना है, हमको रटना नहीं है, समझना है। किस साल से? 1956 से। क्योंकि भाषाई आधार पे राज्यों का जो वर्गीकरण हुआ, ये अभी चल के आगे चल के सब डिटेल पढ़ोगे। भाषाई आधार पे वर्गीकरण मतलब समझा? पहले जो राज्यों को बांटा गया, हमारे यहाँ आज कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। ये जो है हमारे यहाँ, ये 2 तरह का पैमाना होता है बांटने का। या तो कुछ लोग हैं जो एक जैसे लगते हैं, वो सबको अलग बांट दो, और जो दूसरा जैसा लग रहा है उसको अलग बांट दो। या भौगोलिक आधार पे। किस आधार पे? भौगोलिक आधार पे। यहाँ एक बीच में यहाँ से यहाँ तक एक नदी बह रही है, तो इस नदी के इस तरफ दूसरा राज्य और इस तरफ दूसरा राज्य, ये भी कर सकते हैं। तो सामान्यतः जो बंटवारा होता है वो किसके आधार पे होता है? भौगोलिक आधार पे। किसके आधार पे? भौगोलिक आधार पे। पर ऐसा भी देखा गया है कि अगर राज्य को हम सिर्फ भौगोलिक आधार पे बांट दें, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भले ही नदी है, पर नदी के दोनों साइड रहने वाले लोग एक ही जाति के लोग हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। जातीय ब्राह्मण, मुस्लिम धर्म और ये सब पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं एक तरह के लोग, और एक तरह के लोगों की भाषा एक होती है। तुम देखा है अक्सर कि मान लो जो बिहार के लोग हैं, बिहार एक क्षेत्रीय है, यहाँ का जो भाषा है वो लगभग पूरे बिहार का एक जैसा होगा। यही तुम तमिलनाडु चले जाओ तो पूरे क्षेत्र का भाषा क्या होगा? एक जैसा। क्या अगर मान लो बीच में कोई बंटवारा है, ये है बिहार, और बिहार के बीच से एक नदी बहती है, ये भी बिहार का ही हिस्सा की तरह है, सब एक ही परिवार है, अलग अलग राज्य बना देंगे तो कोई बहुत ज्यादा फायदा है क्या? नहीं है। पर मान लो इसी क्षेत्र में, इसी नदी के इस पार में ही यहाँ पर एक ऐसा वर्ग रह रहा है जो तमिल बोल रहा है, और यहाँ एक ऐसा वर्ग रहा है जो हिंदी बोल रहा है, और दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, पर दोनों को एक राज्य में रखे हैं। क्या दोनों बढ़िया से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए शुरुआती दौर में भौगोलिक आधार पर राज्यों का वर्गीकरण तो हो गया, लेकिन मांग उठी कि राज्यों का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पे तो किए हैं, वो सब ठीक है, लेकिन भाषाई आधार पे फिर से कीजिए। किस पे कीजिए? भाषाई आधार, भाषा के आधार पे। क्योंकि भाषा से ही कम्युनिटी डिसाइड होता है कि तुम किस कैंपस के लोग हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा, उर्दू मीडियम का बच्चा बोल सकता है, सब एक जैसा है, एक जैसा भाषा पढ़ रहा है, एक जैसे क्षेत्र में रह रहा है। इसीलिए 1953 में इसकी मांग उठी। कब उठी? ऐसे मांग 1953 में नहीं उठी है, आजादी के साथ ही ये मांग उठा हुआ है। कई बार अलग अलग आयोग का गठन होगा कि आप एक बार बताइए, इसको जज करके भाषाई आधार पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आगे चल के हम राज्यों का पुनर्गठन जब पढ़ाएंगे तब डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन 1953 में एक आदमी था, इसका नाम था रामल्लू। क्या नाम था? रामल्लू। वो तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश का मांग कर रहा था कि आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य भाषा घोषित कीजिए तेलुगु भाषा के आधार पे। किस भाषा के आधार पे? तेलुगु भाषा। जवाहरलाल नेहरू बोले ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो अनशन पे बैठ गया और मर गया। ठीक है, अनशन पे बैठा भी और मर गया तो अब दंगा फैल गया। साला राज्य गठित करिए देता तो क्या होता? और रामल्लू मर गया। मरने से पहले बेचारा जितना नहीं किया, मरने के बाद दंगा उड़ गया।
तो जवाहरलाल नेहरू आनन फानन में बोले ठीक है आंध्र प्रदेश को जाओ आज से राज्य घोषित करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल देने से हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। इसी के बाद तुम देखोगे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन होगा जिसको फजल अली कहेंगे। क्या कहेंगे? फजल अली आयोग, मतलब जो अध्यक्ष होंगे फजल अली होंगे। उनका फिर रिपोर्ट आएगा और उसी रिपोर्ट के आधारित, उस रिपोर्ट पर आधारित 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन होगा। क्या होगा? राज्यों का पुनर्गठन। और फिर से भाषाई आधार को रखते हुए राज्यों को एक बार फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। डिटेल से ये सब पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है 1956 के बाद जो पुराना वर्गीकरण था वो सब क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसमें सेक्शन बी के लिए विशेष प्रावधान था, तो ये भी कब समाप्त हो गया होगा? 1956 में। कब समाप्त हो गया? 1956 में 7वां संशोधन के साथ भाग 7 जो है ये निरस्त कर दिया गया, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें निरस्त जो लिखे इसका मतलब हो गया समाप्त। अभी वर्तमान में भाग 7 का कोई अस्तित्व है क्या? आंसर है नहीं, ठीक है। चलो बढ़ो आगे, ठीक है। अच्छा, भाग 7 का अस्तित्व नहीं है, अनुच्छेद भी जनरली इसका नहीं पूछेंगे। एक अनुच्छेद मात्र है, वो है 238। क्या है? 238। तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए रटना भी नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब है भाग 8। कौन सा भाग है? भाग 8। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा क्या है इसमें? केंद्र शासित। केंद्र शासित प्रदेश जान रहे हो? यूनियन टेरिटरी, वैसा कोई भौगोलिक क्षेत्र जहां पर एक इंडिपेंडेंट शासन प्रणाली स्थापित करना सही नहीं है, किसी भी कारण से हो सकता है। या तो भौगोलिक क्षेत्र ऐसा हो सकता है, या वहां के सांस्कृतिक वातावरण ऐसी हो सकती है, या वहां के लोग इतने डेवलप्ड नहीं हो, या नहीं तो वो राष्ट्र के महत्व का चीज हो जहां राज्य अगर बना दिए तो काफी गड़बड़ हो जाएंगे, जैसे कि दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है राज्य कभी भी बन सकता है, सब चीज में निपुण है, पॉपुलेशन भी है, क्षेत्र भी है, सब चीज है, फिर भी इसको राज्य की दर्जा नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये देश के हित का चीज है। और राज्य जब बना देगा तो फिर राज्य में जानते हो कि अपने हिसाब से शासन होता है, पर दिल्ली में अगर दिल्ली सरकार अपने हिसाब से शासन करने लगेगी तो दिक्कत किसको होगा? केंद्र सरकार को। किसको दिक्कत होगा? केंद्र सरकार। जैसे मान लो आज एक राज्य है बिहार, बिहार को केंद्र सरकार आदेश देती है कि आप रोड साफ कीजिए, बिहार धो कौन करता है, ठीक है, गंदा रह गया, तो क्या केंद्र सरकार जबरदस्ती साफ करवा पाएगी? नहीं, ये आम वहां की अपना नीति है, वो कैसे करेगा। लेकिन अब यहीं पे आ गया एक फॉरेनर घूमने के लिए जो कि केंद्र सरकार से मिलने आया है, वो इसी रोड पे चल रहा है, अरे बहुत गंदा है आपका, अब कितना शर्म लगेगा। इसीलिए दिल्ली को हम छोड़ नहीं सकते किसी के भरोसे, दिल्ली में केंद्र सरकार को निगरानी रखना ही पड़ेगा। ये तो एक एग्जांपल दिया, दूसरा है सिक्योरिटी को लेकर, काफी सारी ऐसी चीजें। इसलिए दिल्ली को चाह के भी राज स्पेशल राज मतलब पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिलेगा। फिलहाल तो ऐसा ही चल रहा है, आगे चल के क्या होगा नहीं पता। तो वर्तमान में पूर्ण राज के दर्जा का मांग उठा था, पर पूर्ण राज का दर्जा दिल्ली को नहीं दिया गया। तो ऐसे काफी सारे क्षेत्र हैं जो काफी सारे कंडीशन होते हैं, उसी को लेकर केंद्र सरकार अपने अधीन रखती है। इसी को कहते हैं यूनियन टेरिटरी। क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश, इसी को कहते हैं यूनियन टेरिटरी। और इसका जो भाग है वो भाग कौन सा है? 8। भाग कौन सा है? 8। तो कैसे हमको याद रखना है? रटना नहीं है, भाग 8 में वो है। 5 में क्या था? केंद्र सरकार, 5 में केंद्र सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7 हो गया खत्म, 7 हो गया खत्म। तो 8 में यूनियन टेरिटरी। यही 3 चीज तो ही है हमारे यहाँ, केंद्र है, राज्य और यूनियन टेरिटरी है। तो 5 में केंद्र, 6 में राज्य, 7 में होना था इसको, पर 7 खत्म हो गया, इसलिए किसमें है वो? 8 में, केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? कहां से? 239 से लेकर 242, 239 से 242, 239 से लेकर 242, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कहां से कहां तक? 239 से लेकर 242, 239 से लेकर 242, ठीक है। चलो, इसके बाद है पंचायत, सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में, और बहुत सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 9, कौन सा? भाग 9। कौन सा भाग है? 9। इसका पूरे संविधान में अपना स्पेशल इंपॉर्टेंस है, वो है भाग 9। इसमें है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। और इसका अनुच्छेद भी तुमको अच्छे से याद रखना है, इसका तो डिटेल से पढ़ाएंगे, जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। एक अनुच्छेद पहले याद रखोगे, 243। क्या याद रखोगे? 243। कौन सा? 243। इसके बाद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ये अब ए से लेकर ओ तक क्या हो गया? 43 में बदले नहीं, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है। अगर पूछा जाए
कि पंचायती राज व्यवस्था हम लोगों ने कब जोड़ा है भाग 9 में, ये हम लोगों ने जोड़ा है 1992 में। कब जोड़ा है? 1992। संविधान संशोधन 73वां, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। और कब? 1992। कब? 1992। ठीक है, ये सब नोट डाउन करते जाओगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जहां जगह है वहीं पे लिखते जाओगे कि भाग 9 जो है यह 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन। किस वर्ष? 1992 में। और इसमें अनुच्छेद जो है वो 243 पहले से था, तो 243 रखे ही, लेकिन काफी सारे प्रावधानों को बढ़ाना पड़ा, इसलिए हम लोग अनुच्छेद 243A से लेकर कहां तक ले गए? 243O तक। 243A से लेकर 243O तक। अच्छे से याद होना चाहिए, 243A से लेकर 243O तक, मतलब ABCDEFGHIJKLMNO यहां तक है। ठीक है, तो याद रखोगे क्या है ये? पंचायत। पंचायत मतलब खाली पंचायत याद नहीं लिखना, पंचायती राज व्यवस्था हम शॉर्ट में लिखने का प्रयास किए। इसको क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था। सब जानते हो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? क्या है? नहीं जानते हो? पंचायती राज व्यवस्था क्या है? अरे मुखिया सरपंच ये सब जो चुना जाता है, यही तो है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, देखो शासन प्रणाली जो शुरू हुआ, बोला गया देश का शासन केंद्र सरकार करेगा। देश का शासन कौन करेगा? केंद्र सरकार। राज्य का शासन कौन करेगा? राज्य सरकार। पर इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोगों का कोई योगदान ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग एक तो पहले देश का पॉलिटिक्स समझ नहीं पाता है, तो क्या उनका पॉलिटिकल फील्ड में कोई डायरेक्ट योगदान होगा? क्या नहीं होगा। उन लोगों का भी सरकार में पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था किया गया। क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था। इसीलिए तुम देखा होगा पंचायती राज व्यवस्था नॉर्मल पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग था। आज के समय में इतना गंदा पॉलिटिक्स हो गया इंडिया का, इसको बोल सकता है पंचायती राज व्यवस्था का मृत्यु हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नेशनल पार्टीज है या राज्य की जो बड़ी पार्टी है वो सब अब कहां घुस रहा है? पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था में उन लोगों को आना था जो ग्रामीण परिवेश से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उन लोगों का शासन है, वो लोग अपने हिसाब से लोगों को चुनेंगे और शासन प्रणाली में उनका भी थोड़ा योगदान हो, इसलिए व्यवस्था किया गया था। पर आज तुम देखोगे मुखिया कौन सा पार्टी का है भाई? तो आरजेडी पार्टी का। कौन सा पार्टी का है? वो बीजेपी पार्टी का। ये नहीं होना चाहिए। और आज से 15-20 साल पहले जाओगे तो ऐसा नहीं होता था। जो पंचायती राज व्यवस्था ये किसी भी पार्टी वगैरह से संबंध नहीं रखता था, इसका सब चीज अपना अलग होता था। लेकिन अब जो है सबको बोलेरो से और स्कॉर्पियो से घूमना है, तो मुखिया के चुनाव में लोग करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है। सोच सकता है जिसका सैलरी 2500 रुपए है वो 1 करोड़ खर्चा करता है इलेक्शन में। मुखिया का आज भी सैलरी मात्र 2500 है। ठीक है, पहले 500-600 था अब शायद 2500 हुआ है। ठीक है, सोच सकते हो एक आदमी जिसका सैलरी मात्र 2500 है वो इलेक्शन में आज 1-1 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है। ठीक है, और एक बार मुखिया जीत गया उसके बाद 2-3 स्कॉर्पियो तो आम बात है। ठीक है, बालू का ठेका, स्कॉर्पियो, ये सब उसके बाबूजी का हो जाता है। ठीक है, जितना भी है। अब हो सकता है तुम्हारे भी आसपास के रिलेटिव या घर में कोई मुखिया सरपंच हो, तो ऐसा नहीं कि हम बुरा बोल रहे हैं तो उसको दिल से लगा लेना। कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, ठीक है, जो समाज के उद्धार के लिए भी काम करते हैं। हम सामान्यतः ये बोल रहे हैं। ठीक है, अरे बहुत लोग ऐसा है, अब गरिया दिए, मान लो कोई मुखिया का बेटा बैठा हुआ है, वो बोलेगा हाँ इनको टपकाना है, अब बाबूजी को बोलेगा अरे मुखिया को गरिया रहे हैं चलो आ जाओ वापस। तो पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? सॉरी, किस भाग में किया गया? भाग 9 में। ठीक है, कुछ अच्छे भी मुखिया हैं जो गांव का बेहतरी भी कर रहा है, अपने पंचायत का बेहतरी कर रहा है, अच्छे लोग भी है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में अनुच्छेद 243 और 243A से लेकर 243O तक। ठीक है, चलो अब इसके साथ ही बोला ठीक है गांव के लिए तो कर दिए, शहर का क्या? तो बोला नहीं, शहर में भी होना चाहिए वहां का अलग शासन प्रणाली। इसी को कहते हैं नगर निगम। क्या कहते हैं? नगर निगम। और इसी के तहत आता है नगर पालिका। इसको फिर हम रीड करेंगे कैसा नगर है उसके हिसाब से आगे चल के पढ़ेंगे। तो अगला क्या है? नगर पालिका। पंचायत राज के पीछे पीछे नगर पालिका, पंचायत राज के पीछे पीछे नगर पालिका। तो 73वां संविधान संशोधन किसके लिए? पंचायत के लिए। तो 74वां संविधान संशोधन किसके लिए? नगर पालिका। ये 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, यहाँ पीछे पीछे नहीं, यहाँ साथे में ठीक है, यहाँ साथे में 1992। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन भी हुआ और 74वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां के तहत पंचायती राज व्यवस्था
और 74वां के तहत नगर पालिका। अब अनुच्छेद भी उसके बाद ही आएगा। अनुच्छेद कहां तक गया था? 243 ओ, तो ये कहां तक जाएगा? 243 पी से लेकर कहां तक? 243 पी से लेकर जेड जी, ठीक है, जेड जी कहां तक गया था? 243 जेड जी, ठीक है, 243 जेड जी, ठीक है, 243 जेड जी, ठीक है, 243 जेड जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसको हम बढ़ा क्यों नहीं रहे? 243 से आगे क्यों नहीं कर रहे? इसी में घसीट रहे। कारण ये था कि भाग 9 पहले से था। अभी जैसे हम बोले ये 1992 में जोड़ा गया, तो किसी के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, उससे पहले भाग 9 की जगह क्या था? खाली जगह था क्या? दिमाग में आना चाहिए। आया किसी को? नहीं आया। हाँ रवि बाबू, काहे नहीं दिमाग में आया जी? हैं? ये सब तुम्हारे दिमाग में तो ज्यादा आता है कि उस जगह खाली जगह था। जब कल तुम राइस एटीएम से वैरायटी निकाल रहा था, तो आज यहाँ काहे दिमाग में आया? बोले ना कि पंचायती राज व्यवस्था कब जोड़ा गया? 1992 में। इससे पहले भी भाग 9 में स्थानीय स्वशासन का चर्चा किया हुआ था, पर पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप में नहीं था। स्थानीय स्वशासन मतलब समझते हो, जो पंचायती राज व्यवस्था है वही स्थानीय स्वशासन है, पर यह पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। ये हम लोग पूरा प्लानिंग किए कैसे हम पंचायती राज व्यवस्था लागू करेंगे, ये और प्लानिंग करके तैयार कब किए? 1992 में। लेकिन इससे पहले इसमें सिर्फ एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि स्थानीय स्वशासन होगा। क्या होगा? स्थानीय स्वशासन। और उसके लिए एक अनुच्छेद था। कौन सा अनुच्छेद था? 243। अब या तो हम इसको पूरी तरह से काट देते और लास्ट में जोड़ देते 23, 24, 25, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग यहीं पे इसको संशोधित करके घुसा देते हैं किसी तरह से, ठीक है। तो किसी तरह से घुसाएंगे तो यही ना होगा जी। एक ही अनुच्छेद था 243 ही, उसी को हम बढ़ाए जा रहे हैं। तो पहले 243 ए से ओ किए। अब इसी के जस्ट बगल में बोले अब पंचायती राज व्यवस्था हुई है गया, तो यहीं पे थोड़ा सा और हम जगह बना के क्या करते हैं? नगर निगम को भी डाल देते हैं। तो नगर निगम भी डाला गया, ठीक है, नगर पालिका। और यहाँ पे क्या कर दिया? 243 पी से लेकर जेड जी तक, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद कुछ सालों के बाद, हाँ जेड जी, जेड जी, ठीक है, नगर निगम जेड जी है, ठीक है। तो जेड जी पे जाके नगर निगम खत्म होगा, नगर पालिका। इसके बाद आगे कुछ सालों के बाद 2011 में एक और संशोधन किया गया, जो कि 97 संविधान संशोधन था। कौन सा? 97। कब किया गया? 2011 में। कब किया गया? 2011 में। और इसमें यह जोड़ा गया सहकारी समिति। क्या जोड़ा गया? सहकारी समिति। क्या होता है सहकारी समिति? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम सुने हो कभी? कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुने हो कभी? कोऑपरेटिव वर्ड सुने हो? क्या होता है कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब? हाँ, जब हम किसी कार्य को करने के लिए काफी सारे लोग एक साथ मिलकर काम करें, सरकार भी इसको प्रोत्साहित करती है। इसको एक सिंपल भाषा में, ऐसे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक सिंपल भाषा में समझते हैं। हम पहले भी चर्चा किए होंगे दूध के क्षेत्र में, किए होंगे कि सुधा डेयरी नाम सुने हो, ठीक है। तो सुधा डेयरी के पास मान लो 1 टन दूध है। आज के डेट में पर डे का प्रोडक्शन कितना है हमको नहीं पता एक्चुअली, हम एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि 1 टन दूध का प्रोडक्शन रोज हो रहा है, ठीक है। अब क्या सुधा डेयरी के पास इतना गाय है? तो आंसर है नहीं। मेरे पास 5 गाय है, तुम्हारे पास 10, 20 ऐसे करके सबके पास है, और सब अपना दूध बेचना चाहते हैं। लेकिन 5 किलो हम दूध लेकर दिन भर मार्केट में बैठे रहेंगे तब बिकेगा। तो हम लोग को क्या मिला? एक सहूलियत कि सुधा डेयरी वाला बेचेगा और हम सबसे लेकर वो मतलब मार्केट में बेचेगा और हम सब सुधा डेयरी को बेच लेंगे। ये एक तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। क्या हो गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे कई फील्ड है, यही किसान के फील्ड में भी, किसान के क्षेत्र में काफी मददगार होते हैं, ठीक है। चाहे तुम्हारा बाजार के लिए हो या खाद वगैरह के लिए हो, काफी सारे सोसाइटीज हमारे यहाँ बने हुए हैं। इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। इन्हीं के लिए जो कमिटीज गठित किया गया था, इसी को कहते हैं सहकारी समितियां। क्या कहा गया? सहकारी समितियां। डिटेल से इसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सहकारी समिति को भी यही जोड़ दिया गया 9B में। कहा जोड़ा गया? भाग 9B में। और किस संविधान संशोधन के तहत? 57वां संविधान संशोधन के तहत 2011 में। कब जोड़ा गया? 2011। तो अगर 9 में जोड़ा गया है, पहला चीज तो यही ध्यान रखना, 243 के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। 243 में ही तुमको जितना घिंचना तिरना है घिंच तिर लो, ठीक है। 243 कहां तक खत्म हो चुका है? जेड जी तक खत्म हो चुका है, जेड जी तक खत्म हो चुका है। तो आगे कहां से होगा? जेड एच से। कहां से होगा? ठीक है,
तो 243 ZH कहां से शुरू होगा? 243 ZH और कहां तक जाएगा? ZT तक। कहां तक जाएगा? ZT। ठीक है, 243 ZT तक, 243 ZT। बहुत बार एग्जाम में ये नहीं पूछता है, अब धीरे धीरे ये सब पूछने लगा है। पहले ज्यादातर जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? पंचायती राज। इससे उसका मन उब जाएगा तब पूछेगा नगर पालिका, इससे भी मन उब जाएगा तब क्या पूछेगा? सहकारी समितियां। सहकारी समितियां का वर्तमान में जो पूछा जाता है वो सिर्फ भाग तक अभी तक आया है, अनुच्छेद जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करो। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9, पंचायती राज व्यवस्था भाग 9, अनुच्छेद 243, 243 ए से लेकर ओ। नगर निगम भाग 9 ए, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी। उसके बाद 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। क्या यहां तक समझ में आया? बढ़े आगे। अब 10 में है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र। अब ये सब क्या है? ये सब पूछा भी कम जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी आगे चल के जब अनुसूची पढ़ाएंगे वहां अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अनुसूची 5 और अनुसूची 6। क्या है उसमें? हमारे यहाँ पे 3 तरह के लोग सामान्यतः रह रहे थे। एक ओबीसी जनरल, क्या है? ओबीसी जनरल। दूसरा एससी और तीसरा एसटी। तीसरा क्या है? एसटी। अब बोलोगे सर 4 क्यों नहीं बनाए? ओबीसी और जनरल एक ही काहे बना दिए? ओबीसी और जनरल एक ही है। कहा यह गया, अगर जनरल बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है तो वो जनरल है, इसमें थोड़ा बहुत शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से थोड़ा जो गड़बड़ है उसको क्या कहेंगे? ओबीसी। ठीक है, लेकिन समाज में ये मेन स्ट्रीम में है। समाज में क्या है? मेन स्ट्रीम में है। जो समाज के मेन स्ट्रीम में नहीं है, जिसको सब धुतकार रहा है, वो है एससी और एसटी। कौन है? एससी और एसटी। इसीलिए हमारे यहाँ पर विशेष प्रावधान किए जाते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब तो अभी अभी जंगल से निकला है, तो उसको तो समाज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और विशेष प्रावधान है। जैसे कि अगर एक जनरल को बोला जाएगा कि ये कानून बना है, कल से इसको फॉलो करना है, क्या वो विरोध करेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि जो कानून बन गया संसद में वो बन गया। ओबीसी पे आते हैं, ओबीसी को बोला कि संसद में एक कानून बना है, कल से ये फॉलो करना है। बोला हाँ बड़का भैया बोल तो रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है अब बन गया तो बन गया। अब एससी पे आएगा, ठीक है, कि कल ये कानून बना है, इसको फॉलो करना है। कौन चीज कानून है? कानून कौन सी होता है? ठीक है, फिर समझाएगा उसको, आओ बैठा के समझाते हैं। ठीक है, ये कानून चुन के भेजा था आदमी, हाँ भेजे थे, वही वहां पे कानून बनाया, फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है। अब आया एसटी का बारी, बोला कानून बनाया, कौन बनाया है? बोला चुन के भेजा, हम नहीं जानते हैं, मेरा बड़का पापा मालिक है, वही कानून बनाएगा, तुम्हारा कानून हम नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एसटी कानून को फॉलो नहीं करता है, उसको पता ही नहीं है कि होता क्या है। बोला संसद कौन सी होता है? हम नहीं जानते संसद कौन सी होता है। बोला आदमी चुना के जाता है। बोला हम कभी चुने हैं किसी को? हम एक ही राजा मानते हैं, वो राजा मेरा बड़का पप्पा है। ठीक है, यही डिसाइड करेगा क्या होना है नहीं होना है, और ज्यादा इधर की आप कच्चिया से काट देंगे। ठीक है, एसटी को समझाना काफी दुविधाजनक था कि देश आजाद हो चुका है। बोला हम गुलाम कब थे? ठीक है, हम तो अपना जिंदगी जी रहे थे, अंग्रेज के साथ लड़ाई कर रहे थे, गुलाम कौन होता है? अंग्रेज के साथ लड़ाई कर रहे थे, अंग्रेज को काटे भी हैं, तो आजादी अब तुमको जिद दिला रहा है। फिर तुम जब कहने ही आ रहा है शासन करेंगे, वो लोग सत्ता के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहा था, वो उसका कहना था, एसटी का कहना था कि ये मेरा ग्रुप है, यहाँ मेरा शासन चलता है, बाहरी कोई भी शासन करने आएगा उसको हम अपना विरोधी ही मानेंगे, चाहे वो भारत वाला हो या अंग्रेज हो, तो दोनों उसके लिए समान था। समझ में आया? तो एसटी को समझा पाना कि अंग्रेज चला गया है, अब हम शासन करेंगे। बोले तुम भी तो वही करने लगा जो वो कर रहा था, हम काहे मानेंगे तुमको अपना? तो ये अपना मानता ही नहीं था। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं कुछ करना, हम ही संविधान में लिख देते हैं कि एसटी वाले क्षेत्र के लिए हम विशेष प्रावधान रखेंगे। समझ में आया? उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान रखेंगे जहां पर जनजातीय लोग ज्यादा निवास कर रहे हैं। क्लियर है? इसी को लेकर संविधान में कई अनुच्छेद वर्णित हैं, और हमारे यहाँ पे अनुसूची 5 और अनुसूची 6 भी है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। अनुसूची 6 पर्टिकुलर 4 राज्य के लिए, और उन चारों राज्यों को छोड़कर जितने राज्य हैं वहां के अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूची 5 है। इन्हीं की चर्चा की गई है। कौन से अनुच्छेद में? कौन से भाग में? भाग 10 में। तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र,
अनुसूचित क्षेत्र सामान्य राज्यों के लिए है जहां पे अनुसूचित जाति रह रहे हैं, और स्पेशली सेक्शन मतलब शेड्यूल 6 के लिए, मतलब जो 4 राज्य है, कौन कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन चारों के लिए जनजातीय क्षेत्र। इसकी चर्चा किस भाग में की गई है, भाग 10 में। किस भाग में, भाग 10। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 244, कौन सा, 244 और 244 ए, यही दो है ना, 244 और 244 ए, ठीक है, 244 ए और 244 ए, ठीक है, 244 ए, ठीक है, ये दो अनुच्छेद है इसके लिए, 244 और 244 ए। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे 244 ए क्या है नहीं है, वो सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र की चर्चा भाग 10, ठीक है, भाग 10। अब आ जाओ भाग 11, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। बोल तो दिया कि संघ में शासन कौन करेगा, संघ सरकार, राज्य में शासन कौन करेगा, राज्य सरकार। पर यह संभव है क्या, एक घर में बेटा का शादी हो गया, बेटा को एक ही घर में एक रूम और एक बरंडा वगैरह सब किचन वगैरह अलग दे दिया गया, और पिताजी का पूरा परिवार 4 बेटा है जिसका शादी नहीं हुआ, 3 बेटा लेकर रह रहा है, फिर चारों का शादी हो गया, सबको एक एक रूम में और एक एक मतलब किचन वगैरह अलग कर दिया। पर क्या घर सब बांट बांट के अपने से चला लेगा कि पूरे घर से एक ही गेट है निकलने का, घर से निकलने का तो एक ही गेट है ना जी, तो निकलेगा सब उसी से, जाएगा उसी से, तो एक कानून बना के रखना पड़ेगा और चारों भाई को पिताजी के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, तभी वो एक घर कहलाएगा। नहीं तब कितना घर बन जाएगा, 4 घर। यही अभी पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, सब बेटा अलग अलग भाग रहा है, बोल रहा है हमको अलग घर चाहिए, हम अपना अलग संपत्ति बनाएंगे, अपना अलग कानून बनाएंगे। यहाँ बाप पकड़ के रखा है, भले ही सब परिवार अलग अलग है पर घर कितना है, एक। वही चीज बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ संबंध होने चाहिए, कैसे काम करेंगे इसका हम लोग चर्चा किए हैं। किस अनुच्छेद, किस भाग में, भाग 11 में, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। आगे चल के हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ेंगे। तो संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद, अरे ये तो भाग हो गया, अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, 245 से लेकर 245 से लेकर 263, 245 से लेकर 263, 245 से लेकर 263, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के, संघ और राज्य के बीच में संबंध। अब आ जाओ भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अब ये सब भारी लग रहा होगा, ये सब याद भी नहीं करना है, बस समझना है। हमारे देश में वित्त आयोग है, नाम सुने हो ना, जो कि पैसा के बारे में डिसाइड करता है कि कैसे क्या पैसा का बंटवारा होगा, कैसे क्या होगा। इसके अलावा टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे हम लोग, ठीक है, टैक्स का विभाजन कैसे करेंगे केंद्र और राज्य के बारे में, ठीक है, दूसरे देश से जो लोन वगैरह लेके पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर इन सारे चीजों को लेकर कोई अगर विवाद है, इन सारे चीजों के लिए एक भाग दिया गया है। वो भाग कौन सा है, भाग 12। कौन सा भाग, 12। इसमें मोटा मोटी याद रखोगे, वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद, या कभी तुमसे पूछ ले टैक्स, अगर पूछ ले टैक्स, टैक्स भी किसमें आएगा, टैक्स भी इसी में आएगा, ठीक है। तो पैसा कौड़ी से संबंधित केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे क्या हो सकता है, इन सारी चीजों को लेकर किस चर्चा क्या किसमें किया गया है, भाग 12 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक, 264 से लेकर, कहां से कहां तक, 264 से लेकर 323 कहां तक, सॉरी 307 ना, हाँ 300 को, हाँ 300 को, ठीक है, 300 को हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 300 को आगे चल के पढ़ेंगे, 300 को में क्या है, ठीक है। हमारे पास संपत्ति का अधिकार है कि नहीं है, संपत्ति का अधिकार है कि नहीं है, हमारे पास संपत्ति का अधिकार है कि नहीं है, तो आंसर है संपत्ति का अधिकार है, पर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। आज हम संपत्ति रजिस्ट्री करा के अपने पास रखते हैं, जब तक सरकार हमसे किसी पर्पस के लिए नहीं छीन ले। जैसे मान लो अगर आज नीतीश कुमार को इच्छा हो कि मेरे बेटे के लिए एक आशियाना बनवाना है, इसलिए भागलपुर में 200 घर तोड़कर एक महल बनवा देते हैं, क्या ये संभव है? नीतीश कुमार सरकार पैसा हमारा जमीन ले सकती है क्या? नहीं ले सकती है। लेकिन अगर ये पता चले कि इस क्षेत्र से एक रोड निकलना है या रेलवे निकलना है और बीच में किसी का जमीन आ गया, तो सरकार हड़प सकती है कि नहीं हड़प सकती है? हड़प सकती है। तो सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए जमीन जब्त कर लेती है। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, क्योंकि संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार होता था। अब संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? 300 क में। तो इन सारे चीजों की चर्चा, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद, ये सब का चर्चा किसमें किया गया है? 264 से लेकर 300 क तक। और भाग कौन सा है? भाग 12 है। ठीक है,
इसको रूम पे जाके एक दो बार फिर से देखना, याद जो करना हो तो हम करवा ही देंगे, लेकिन ये सबको एक दो बार देख लेना, कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना छूट जाए, ठीक है। इसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य स्वतंत्रता, क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य स्वतंत्रता, मतलब हम देश में कहीं पर भी व्यापार करते हैं, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य वही हुआ, ठीक है, व्यापार करते हैं, हम अपना जिंदगी जी रहे हैं व्यापार करके, तो हमको ये आजादी मिला हुआ है। इसके लिए कुछ प्रावधान भी है हमारे संविधान में, ठीक है। कौन से भाग में है, भाग 13 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 301 से लेकर 307, 301 से लेकर, ठीक है, 307। पहले ही बोले है ये सब रटना नहीं है, माथा भारी नहीं करना है, माथा भारी यही करना है इसी सबको लेकर, जो कि याद करना है 100%, ये सब बस पढ़ना है, ठीक है, ये सबसे एग्जाम में सवाल नहीं आता है। इसके बाद है लोक सेवा आयोग, इसको तो सब जान रहे हो, ठीक है। केंद्र क्या हो गया है, कहां लिखे, कहां है अभी, अच्छा इसमें नोट्स में, हाँ उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, हम बोलेगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ उसको करेक्ट कर लेना। व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता 301 से 307, लोक सेवा आयोग 308 से 323, ठीक है, 323 कर लेना उसको, ठीक है। लोक सेवा आयोग कहां से कहां तक, 308 से लेकर 323, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार के प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में तुम देखा यूपीएससी सेलेक्ट करती है, और राज्य सरकार के लिए पीसीएस एग्जाम जो होता है तुम्हारा, पीएससी ये करता है। इसको हम लोग सामान्यतः समझने के लिए बोल देते हैं, यूपीएससी केंद्र का हो गया और तुम बिहार राज्य के हो तो बीपीएससी हो गया तुम्हारा। इन लोगों के द्वारा जो चुने गए लोग हैं, जो हमारे प्रशासन को नियंत्रित कर रहे हैं, इन्हीं सब का डिटेल चर्चा किसमें किया गया है, भाग 14, कौन सा भाग है, भाग 14, कौन सा भाग है, भाग 14। और कहां से कहां तक अनुच्छेद, 308 से लेकर 323, 308 से लेकर 323, ठीक है। इसके बाद है भाग 14 को, क्या है, भाग 14 को अधिकरण, क्या ये अधिकरण, क्या होता है ये अधिकरण, इसको इन शॉर्ट मतलब एक दो लाइन में सिर्फ समझेंगे हम लोग। ट्रिब्यूनल का नाम कभी सुने हो, नहीं सुने, ट्रिब्यूनल का नाम नहीं सुने हो कभी, एक वर्ड होता है अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल, नहीं सुने हो। देखो हुआ क्या है, काफी सारे ऐसे फील्ड है जिसके मुद्दों को कोर्ट में नहीं भी सुलझाएं तो चलेगा, बाहर में भी कोई सुलझा दे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो बिजली का विवाद हो गया, बिजली के बिल को लेकर, तो तुम्हारे ऊपर केस होगा, ठीक है, कहां जाएगा केस, कोर्ट में। अगर तुम्हारे से लेकर तुम्हारा कोर्ट में केस चला गया और तुम्हारा कोर्ट डिले हो रहा है, केस लंबित है और कोर्ट तुम्हारे केस में फंसा रहे, तो क्या बड़े बड़े जो केस हैं वो सब डील हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और अभी ही हमारे देश में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो सरकार ने डिसाइड किया कि कुछ मामले ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, समान रूप से ये अलग तरीके से डील किया जा सकता है। उपभोक्ता का कोई शिकायत हो गया, क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, तुम अगर कंप्लेन कर दोगे कंपनी के खिलाफ तो कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगा, तुम्हारा भरपाई भले होना चाहिए, पर क्या कंपनी बंद हो जाएगा, क्या कोई बहुत बड़ा जुर्म तो नहीं किया, मान लो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कंपनी किया, पर ये वो चीज नहीं है कि आदमी का गलत रहती है, कोई कुछ कर दिया, तो इसको हम बाहर भी सुलझा सकते हैं। इन्हीं सारे मामलों को सुलझाने के लिए, जैसे मान लो हरित प्राधिकरण हमारे यहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जैसे मान लो पर्यावरण को लेकर कोई नुकसान हो रहा है, तो क्या कोर्ट में ही इसका फैसला होना जरूरी है, क्या छोटे मोटे मामले हैं बाहर भी हो सकता है, तो बाहर फैसला करेगा कौन, इसको लेकर अदालत नहीं जाना है, लेकिन एक अलग ट्रिब्यूनल का स्थापना कर दिया। आप इस मामले को देख लीजिएगा, उपभोक्ता का मामला है, आप देख लीजिएगा। इस तरह से कई ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए गए, उसी को कहा जाता है अधिकरण। क्या कहा जाता है, अधिकरण। इन शॉर्ट हम लोग समझेंगे, न्यायालय का बोझ कम करने के लिए एक प्रशासनिक, एक तरह का समझ लो सेमी न्यायालय है, उसकी स्थापना की गई। वहां पर कुछ विशेष मुद्दे आएंगे, वहां सारा मुद्दा नहीं आएगा। जो मान लो बिजली डिपार्टमेंट के लिए क्या गया तो उसमें किसका मामला जाएगा, बिजली वाला। जो मान लो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो हमारा है, वहां किसका मामला जाएगा, जो एनवायरमेंट है उसका मामला जाएगा। इस तरह से कई मामले हैं, ठीक है। उपभोक्ता के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाएगा, किसका मामला जाएगा, खाली उपभोक्ता वाला। ऐसे होंगे क्या, जो छोटे मोटे केस है वो वहीं पे सुलझ जाएगा। ट्रिब्यूनल फैसला सुना दिया कि इसका 2000 का सामान है, तुम इसके साथ ठगबाजी किया है, इसको 2500 वापस करो, क्योंकि ये 500 का टेंशन भी झेला है। अब कंपनी वापस कर दी, क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इसी के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है। और कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, इसी को कहते हैं अधिकरण। क्या कहते हैं इसको, अधिकरण। भाग 14 को किसके तहत किया गया है, भाग 14 को के तहत। और अंग्रेजी में लिख लेना उसका ट्रिब्यूनल, क्या लिख लोगे, ट्रिब्यूनल, ठीक है, लिख लो, ठीक है, ट्रिब्यूनल। और इसका भी स्थापना जो किया गया था ये बाद में किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया है,
42वां संविधान संशोधन 1976 में अधिकरण को भी जोड़ा गया था, यानी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना का भी चर्चा किया गया। तो ट्रिब्यूनल्स को लेकर इसमें सब चीजें, ठीक है, याद रखोगे। अब इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 323 तक गए थे, तो 323 को क्या है इसमें, 323 को और 323 को मतलब ए और बी, ठीक है, 323 ए और 323 बी, ठीक है, 323 ए और 323 बी, ठीक है, इसी को कहते हैं अधिकरण या ट्रिब्यूनल। 42वां संविधान, एक बार एग्जाम में ये पूछा गया, ठीक है, कि किस संविधान संशोधन के तहत जो प्रशासनिक प्राधिकरण है या अधिकरण है इसको ऐड किया गया, किसके तहत किया गया, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत भाग 14 क में और अनुच्छेद 323 ए और बी इसमें है। इसको प्रशासनिक प्राधिकरण भी कहते हैं, ठीक है, अधिकरण जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में और क्या कहते हैं, प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है। चलो अब अगला है निर्वाचन, इससे तो सब वाकिफ हो, निर्वाचन मतलब हाँ, हमारे यहाँ पे निर्वाचन होता है, चुनाव जो होता है, इस चुनाव को करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। कैसे क्या होगा, कैसे निर्वाचन का सारा काम होगा, इसकी चर्चा की गई, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 324 से लेकर 329, 324 से लेकर 329 काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। भाग 15 निर्वाचन, 324 से लेकर 329। ये बीच वाला जितना था ये सब भूल जाओगे, टेंशन नहीं, हमको पढ़ाने के लिए हम सारा पढ़ा रहे हैं, पर याद 100% वो करना है जिसके एग्जाम में पूछने के चांसेस 90% है, बाकी मात्र 10% है। हमको किधर जाना है, 90 या 10, 90% मजबूत होना चाहिए, 10% छोड़ देंगे, दिक्कत नहीं लेना, क्योंकि 90% बच्चा छोड़ेगा ही, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। लोक सेवा आयोग 308 से लेकर 323, 308 से लेकर 323। इसके बाद निर्वाचन 324 से लेकर 329, 324 से लेकर 329। इसके बाद कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान क्या है ये, इसमें कहा गया है कि अगर तुम एसटी से आते हो तो लोकसभा में इतने सदस्य तुम्हारे जाएंगे, अगर एसटी से आते हो तो लोकसभा में इतने सदस्य तुम्हारे चुने जाएंगे, राज्यसभा में इतने क्या बोलते हो, विधानसभा में इतने सदस्य चुने जाएंगे। ये सारे विशेष प्रावधान थे। एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था वो समाप्त कर दिया गया, वो सब इसी में आता था, ठीक है। कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में, किस भाग में, भाग 16। कौन सा भाग है, भाग 16। कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 330 से लेकर 342, 330 से लेकर 342, ठीक है, 342, ठीक है, 330 से 342। तुम लोगों को जो आरक्षण मिलता है, ठीक है, आरक्षण नौकरी में या किसी भी चीज में जो आरक्षण भी मिल रहे हैं, उन सभी चीज की चर्चा भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। लोकसभा में आरक्षण है कि इतना सीट पे ये जाएगा, इतना सीट पे ये जाएगा, वो सारे व्यवस्था भी कहां किए गए हैं, भाग 16 में। भाग 16 में क्या कहा गया है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। अब अगला और राजभाषा, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में भाषा है या भाषाएं हैं, भाषाएं हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एक भाषा है जिसको कि हम लोग राज्य का कार्यकारी भाषा कहते हैं। वो कौन सा भाषा है, हिंदी, ठीक है, इसी को कहते हैं राजभाषा। हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रभाषा अगर कोई भाषा होता तो पूरे देश को भाषा बोलना अनिवार्य था, होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ विविधताओं को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर विविधताओं को इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये काफी अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक यूनिफॉर्मिटी तो होना चाहिए। भारत देश में एक भाषा को तवज्जो दिया जाना चाहिए था, वो है हिंदी। दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपने भाषा को तवज्जो देता है, भारत में इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि भारत में काफी अधिक लोग जो हैं वो सेक्शन वाइज से पहले बटे हुए थे भाषाएं आधार पे। जैसे तेलुगु तमिल देखोगे वो हिंदी से बिल्कुल अलग है, तेलुगु और तमिल देखोगे तो क्या है, वो हिंदी से बिल्कुल अलग है, मतलब कुछ सिमिलरिटी ही नहीं है। वहां के भाषा को याद करना और बोलना हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट है जितना किसी अन्य देश का भाषा सीखना। जैसे मैंडारिन सिखाने लगे तो लोगों के क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, मैंडारिन कहाँ की भाषा है, चाइना की भाषा है, चाइनीज भाषा। अगर सिखाने लगे तो बोलोगे क्या हो रहा है, हम सुसाइड कर लेंगे, ठीक है, जहर खा लेंगे, क्या जरूरत है उसका, हम नहीं सीखेंगे तो कौन सा मर जाएंगे।
यही सेम फीलिंग आता है तमिलनाडु वाले लोगों को हिंदी सीखने में, लेकिन जबरदस्ती उनको सिखाया जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सीखना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। क्यों ऐसा? इसलिए नहीं कि हिंदी हम जानते हैं इसलिए, इसलिए कि देश का एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। वो समय चला गया कि आप धीरे धीरे प्रयास तो कीजिए, कम से कम आज अंग्रेजी सीखना अनिवार्य हो गया है जिंदगी जीने के लिए। हो गया है कि नहीं हो गया है? नहीं भी अंग्रेजी बोलने जानते हो, कम से कम पढ़ने तो आना चाहिए। अब सिंपल सिंपल कुछ कुछ वर्ड यही हम बता दिए। अधिकरण जो इसको ट्रिब्यूनल कहते हैं, अब अगर 100 जगह लिखा हुआ तुमको ये वर्ड मिलेगा, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं अधिकरण कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल लिखा हुआ मिलेगा। अब अगर तुम ये जानते ही नहीं हो, आज हम स्कूल यूज करते हैं, स्कूल क्या हिंदी शब्द है? नहीं है। स्कूल अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द है कि कोई दूसरे देश का शब्द है जी? पता नहीं, हो सकता है दूसरे देश का शब्द हो, हमको अभी आइडिया नहीं दूसरे भाषा का। सामान्यतः मान के चलते हैं कि अंग्रेजी का है, एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे क्योंकि काफी ऐसे भाषा हैं जो लगेगा कि उसका है पर है नहीं, ठीक है। भाषा वाला भी भूल गए। हिंदी तुम लोग पढ़ोगे तो वहां जैसे पुलिस अंग्रेजी शब्द नहीं है, ठीक है, ये शायद तुर्की है या अरबी है, पता नहीं, हम भूल चुके हैं ये सब, ठीक है। तुम लोग हिंदी में ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे शब्द हैं दूसरे, हम लोग मान के चलते हैं कि स्कूल अंग्रेजी शब्द है, तो क्या हम हिंदी के मतलब विद्यालय यूज करते हैं कि स्कूल यूज करते हैं? बोलोगे दोनों यूज करते हैं, पर अधिकतर क्या यूज होता है? स्कूल। काफी ऐसे शब्द हैं जो हम लोग फेमिलियर हो चुके हैं और यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर वो लोग भी हिंदी सीख लेगा तो क्या हर्ज है, ठीक है। तो सीखना चाहिए, उससे देश को यूनिफॉर्मिटी मिलता है। चलो, तो राजभाषा का चर्चा किसमें किया गया है? भाग पहले बताओ, भाग 17, भाग 17 राजभाषा की चर्चा भाग 17, राजभाषा की चर्चा भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 343 से लेकर 351, ठीक है। हिंदी से संबंधित अगर तुमसे पूछा जाए तो 343 याद रखना। राजभाषा आयोग का गठन करेगा, फिर कैसे कैसे हिंदी को बढ़त मिलना चाहिए, ठीक है। ये सारे चर्चाएं यहाँ से यहाँ तक की गई है। तो राजभाषा की चर्चा कहां से कहां तक? 343 से 351, 343 से लेकर 351, ठीक है। अपातुबंध काफी इंपॉर्टेंट है। अपातुबंध क्या होता है कि देश में अगर कोई संकट का समय है, इसको समझेंगे डिटेल से, अभी सिर्फ मीनिंग समझो। कि देश में अगर कोई संकट का समय है, इसी समय को कहेंगे इमरजेंसी समय। क्या कहेंगे? इमरजेंसी समय। इसमें तुम्हारा आम अधिकार अगर तुमको मिल जाए तो बड़ा दिक्कत है। इसको समझने के लिए बच्चा को समझो। छोटा बच्चा जो होता है उसको खिलाओगे कुछ मतलब कड़वा चीज, बोला नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, अब उसका तबीयत खराब है, नॉर्मल चीज में छोड़ दो, नहीं खाएगा, छोड़ दो, अब उसका तबीयत खराब है, दवाई खिला रहे हो, नहीं खाए, मारो झाड़ पम, खाएगा नहीं, दे दो, ठीक है। तो कभी कभी जरूरी है उसके साथ सख्ती करना, है कि नहीं है। उसके सारे अधिकारों को हम मानते चले और उसको अपने हिसाब से काम करने लगे तो इमरजेंसी केस में गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए संविधान में इमरजेंसी समय के लिए इमरजेंसी कानून बनाया गया है और इसी इमरजेंसी को हम कहते हैं आपातुबंध। क्या कहते हैं? 3 तरह का इसमें व्यवस्था है। एक को कहते हैं आपातकाल, एक को कहते हैं राष्ट्रपति शासन और एक को कहते हैं वित्तीय आपातकाल। डिटेल से पढ़ेंगे सबको, टेंशन नहीं लेना है। कहां से कहां तक? 352 से लेकर 360 तक, बहुत अच्छे से याद रखना। आपातुबंध की चर्चा भाग 18, कौन सा भाग? 18। आपातुबंध की चर्चा भाग 18, आपातुबंध की चर्चा भाग 18। अब भूल जाओगे तो याद रखना, 18 साल का लौंडा हो जाता है तो इमरजेंसी लग जाता है, घर से भाग जाएगा, लड़की लेके भाग जाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो याद रखना 18 साल का उम्र, इसीलिए एडल्टहुड का एज रखा गया 18। तो याद रखना 18 का उम्र इमरजेंसी का उम्र है। इसके बाद सही दिशा निर्देश देना जरूरी है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि अब तुम कानूनी रूप से उसको पकड़ नहीं पाओगे। हकीकत यही है, कानूनी रूप से वो एडल्ट है, कहीं भी ब्याह शादी कर लिया तुम, घर वाला कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एडल्ट हो चुका है। कानून भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि कानून को इजाजत देता है तुमको जो करना है करो, ठीक है। याद रखना इमरजेंसी का समय 18 साल, इमरजेंसी का समय 18 साल। तो आपातुबंध की चर्चा भाग 18, आपातुबंध की चर्चा भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ मिक्स हो जाता है सर, इसीलिए अब नहीं मिक्स होगा। इमरजेंसी सिचुएशन कब आता है? जब लड़का लड़की कोई भी हो, लड़का मतलब ऐसा नहीं लड़की लोग खुश हो जाना, लड़का लड़की कोई भी हो, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। आपातुबंध भाग 18, ठीक है। उसके बाद भाग 19 परिकीर्ण। अब ये क्या मामला है? परिकीर्ण क्या होता है? परिकीर्ण मतलब हो गया मिसलेनियस। क्या हो गया? मिसलेनियस। काफी चीजें अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस किया गया।
यहां से लेकर यहां तक सिर्फ एक ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब 19, 20, 21, 22 में एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है 20 संविधान संशोधन, और एक ही अनुच्छेद है 368। क्या है? 368। ठीक है। अब यहां के बाद जो है मतलब 360, सुनो सुनो सुनो, 360 के बाद जो चीजें हैं 361 से लेकर 395 तक वाहियात चीजें हैं। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ, थोड़ा इज्जत से बोलिए। इज्जत से इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो बदल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। जो सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा किसी को ज्यादा इज्जत देना है, थोड़ा कम इज्जत देना, हमारे यहाँ पे 361 एक इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछा जाता है कि बताओ राष्ट्रपति पर तुम्हारा नॉर्मल कानून लागू होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता है? 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कानूनी कार्रवाई से फ्री किया गया है। अब बोलोगे भाग 14 में, सॉरी अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि सभी समान होगा। तो समान होगा तो अलग कैसे हो गया? एक्सेप्शन केस। समझ में आया? हमारे संविधान में खुद ही एक्सेप्शन लेके बैठा हुआ है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि बताओ अनुच्छेद 14 का एक्सेप्शन कौन सा अनुच्छेद है? 361। ऐसे कई सारे चीजें पढ़ाएंगे अभी। तो एक एग्जाम्पल दिए कि 361 में क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वह नॉर्मल कानूनी कार्रवाई से क्या होगा? परे होगा। राष्ट्रपति पर अगर कोई केस है तो राष्ट्रपति बनते ही वो सारे केस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। उन पर नॉर्मल केस नहीं हो सकता है। तुमको राष्ट्रपति गाली दे दिया, तुम केस नहीं कर पाओगे। ठीक है, गाली दे के भाग गए, ठीक है, मान लो चमार बोल के भाग गए तो तुम केस नहीं कर पाओगे। नॉर्मल अगर आदमी कोई चमार बोलता है, जैसे हम अभी बोल दिए, किसी को बुरा लग गया तो वो केस जाके कर देगा कि सर हमको चमार बोले, पर हम किसी को इंगित करके बोले नहीं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ पे ST/SC अलग से कानून बनाया हुआ है कि आप जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते हैं। पर मान लो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोल देती है, अभी तो वो बोलेगी नहीं, मान लेते हैं, तो तुम उन पर केस नहीं कर पाओगे। सामान्य ये कहना है कि नॉर्मल केस वगैरह जो कार्रवाई होगा वो राष्ट्रपति राज्यपाल पर फॉलो 361 एक एग्जाम्पल बताए। ऐसे कई सारे विशेष प्रावधान है। इन्हीं सारे विशेष प्रावधान को किसमें चर्चा किया गया है? भाग 21 में, जिसको क्या कहते हैं? परिकीर्ण। क्या कहते हैं? हम क्या बोल दिए? नहीं, भाग 19 किसमें क्या गया है? भाग 19। अरे दोनों डंडा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, भाग 19 किसमें कहा गया है? भाग 19। इसको अंग्रेजी में हम लोग विविध, मतलब दूसरे भाषा में इसको विविध भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विविध। अंग्रेजी में लिख लो ना मिसलेनियस। क्या लिख लोगे इसका? मिसलेनियस फैक्टर्स। क्या लिख लोगे? मिसलेनियस फैक्टर। भाग 19 कौन सा भाग है? भाग 19। ठीक है, जिसमें 361 से लेकर 367 तक आता है। कहां से कहां तक? 361 से लेकर 367 तक। ठीक है, रटना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, जानकारी रखना है। काफी ऐसी चीजें होती है जो हमको पढ़ के निकलना होता है, तो ये पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद भाग 20 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 20 लग गया तो बदलाव करना जरूरी है, वैसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा देखते हैं ना, काट लिया सांप, देखते हैं ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। 20 लग गया तो संशोधन करना जरूरी है, कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, खून निकालना पड़ेगा, दवाई देना पड़ेगा। नॉर्मल केस में खांसी हुआ, छोड़ देगा, हो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, हो भी जाएगा। सांप काटा है, हम लोग देखते हैं 2-3 घंटा में ठीक होता है कि नहीं। ठीक है, तो ठीक नहीं होगा। तो 20 अगर लग गया तो संशोधन होना पड़ेगा। 20 लग गया तो क्या होना पड़ेगा? संशोधन। तो याद रखना भाग 20 में क्या है? संशोधन। भाग 20 में संशोधन। 18 जैसे पूरा तो क्या हो जाएगा? इमरजेंसी सिचुएशन। 20 लगा तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ बदलाव। संशोधन मतलब बदलाव, बदलाव करना जरूरी है। नॉर्मल लाइफ अगर जियोगे 1-2 घंटा तक जियोगे, उसके बाद निकल लोगे। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय कर दोगे। ठीक है, याद रखना 20 में संशोधन, 20 में संशोधन। अनुच्छेद 368। 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकाली उबन। मतलब संविधान जब लागू हुआ तो क्या भारत एक सामान्य स्थिति में था? जैसे मान लो जितने राजवाड़े थे, जितने भी क्या बोलते हैं उसको जी, रियासत थे, सबको मिला लिए, सब राजा है, क्या वो आम जिंदगी जी पाएगा? एक बात मान के चलो, क्या आम जिंदगी जी पाएगा? नहीं। उनको जिंदगी जीने के लिए थोड़े से अलग प्रावधान चाहिए, अलग क्षेत्र चाहिए। कुछ क्षेत्र है जिसको हम लोग कुछ विशेष प्रावधान के बल पे हम लोग जीते हैं, कुछ विशेष प्रावधान दिए हैं उसको, कुछ खासियत दिए हैं। ऐसे काफी सारे ऐसे चीजें थी जो टेम्पोररी बेसिस पे लागू हुआ था। किस बेसिस पे? टेम्पोररी बेसिस पे लागू हुआ था। और ये कहा गया था कि आने वाले समय में ये सब खत्म भी हो सकते हैं। क्या भाग 1 को खत्म कर पाएंगे? भाग 2 को खत्म कर पाएंगे? नहीं। पर कहा गया था कि इसमें जो चीजें हैं वो अस्थायी हैं। क्या है? अस्थायी।
संक्रमण कालीन है, मतलब संविधान लागू होने के समय में सिचुएशन बड़ा खराब है। एक समय आएगा जब संविधान के हिसाब से सारा कानून शेड्यूल हो जाएगा, पूरा देश एक नीति के हिसाब से चलने आएगा। इस बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? संक्रमण कालीन समय। क्या कहेंगे? संक्रमण काल होता है ना। अब तुम देखोगे तबीयत खराब होता है और तबीयत ठीक हो जाता है, दोनों के बीच में एक ऐसा समय होता है जो ना खराब होता है ना ठीक होता है। अभी मेरा तबीयत खराब हुआ था ना, 2 दिन का हम छुट्टी दिए थे। तीसरा से लेकर 5वां 6ठा तक हम थोड़े से मुरझाए हुए रहते थे ना, यही है संक्रमण कालीन समय। ठीक है, ना तो खराब है, तुमको छुट्टी भी नहीं मिल सकता है, और ना हम ठीक हैं जो पूरी तरह बोले हाँ तंदुरुस्त है। तो बीच का जो समय हुआ संक्रमण कालीन, ये हर चीज के पड़ाव में आता है। तुम जिंदगी जियोगे, जैसे लड़की का शादी हुआ, अभी नई नई आई है, 2-3 साल के बाद वो ढल जाएगी, वही घर उसका हो जाएगा। इस बीच का जो समय होगा, ना मायके के रहेगी ना ससुराल के रहेगी, ये संक्रमण कालीन समय है। वहां से दौड़ के आएगी मायके, मम्मी मन नहीं लगता है, फिर मम्मी बोलेगा जाओ ना, रहो ना, फिर वहां चले जाएगी। साल 2 साल तक करेगी, उसके बाद मम्मी फोन करेगी, बेटी आना, जाएंगे देखते हैं, हमें घर में बहुत काम है। ठीक है, हो गया, अब संक्रमण कालीन समय खत्म। यही समय है जब संविधान लागू हुआ, और जब संविधान पूर्ण रूप से पूरा देश में लागू हो चुका तो उसी समय में, लेकिन पूरा देश एक्सेप्ट कर लिया, पूरा देश एक तराजू पे आ जाएगा। इस बीच वाले समय को क्या कहेंगे? संक्रमण कालीन समय। उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे गए थे। कहां से कहां तक अनुच्छेद? अनुच्छेद 369 से लेकर, कहां से कहां तक? 369 से लेकर 392। अब देखा 370 जम्मू कश्मीर के लिए था, ये भी टेम्पोररी ही था ना, परमानेंट थोड़ी ना था। अब हमारा ऐसा राजनीतिक घटिया स्तर का हो चुका है कि हम लोग जानबूझ के इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, चलने दो। ठीक है, कम से कम वोट तो आ रहा है, ठीक है, इसी हिसाब से चल रहा है, नहीं तब सब चीज खत्म हो गया रहता। तो 369 से लेकर 392 तक की जो चीजें थी, ये सारी चीजें क्या थी? संक्रमण कालीन, अस्थायी, कभी भी खत्म कर सकता है जब सिचुएशन सही हो जाएगा। और मोदी जी को लगा कि अब जम्मू कश्मीर सही है, ठीक है, खत्म कर दिया। ठीक है, मोदी जी को क्या लगा? जम्मू कश्मीर अब नॉर्मल सिचुएशन में आ चुका है, संक्रमण कालीन समय खत्म हो चुका है, तो 370 खत्म। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद भाग 22 में क्या है? इसमें और भी कुछ नहीं है, हमारे संविधान को एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा प्रयास किया गया है, कुछ संक्षिप्त वर्ड वगैरह यूज किए गए हैं, संविधान कब लागू हुआ, इन सारे डेट्स वगैरह को, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन वगैरह, इन सारे चीजों का जो चर्चा की गई है, किसमें की गई है? भाग 22 में। पूछा नहीं जाता एग्जाम में। ठीक है, अनुच्छेद 393 से लेकर 393 से 395। अगर मान लो कि संविधान हमारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करवाना है, तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति। इन्हीं सब चीजों का चर्चा किया गया, किसमें? भाग 22 में। नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा वही जाएगा 1 से लेकर यहाँ 6 तक, और जो टिक किया हुआ है। रिपीट कर दो पूरा एक बार। भाग 1 संविधान राज है, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति सत्ता, भाग 4A कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, भाग 5 केंद्र शासन, भाग 6 राज्य शासन, भाग 7 भाग 8 यूटी, हाँ केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9A हाँ नगर पालिका, भाग 9B सरकार, भाग 14 लोक सेवा आयोग, भाग 14 लोक सेवा आयोग, भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन। देखो मेरा कहना है निर्वाचन के लिए मिनिमम उम्र 15 कर दीजिए। हम एक बार और चर्चा किए हुए, 15 साल में बच्चा जवान हो जाता है, ठीक है, समझदार हो जाता है, तो वोट देने के लिए एज कितना होना चाहिए? 15। करवाएंगे नहीं, यहाँ याद रखेंगे, तो याद रखना निर्वाचन के लिए कितना? 15। अभी है कितना? 18। पर तुम याद रखोगे, सर बार बार बोलते हैं 18 में बहुत बड़ा हो गया, कितना वोट देने के लिए हो जाना चाहिए? 15 में। तो निर्वाचन 15, 18 में तो इमरजेंसी, अब हाथ से बाहर निकलेगा। 18 में इमरजेंसी, 20 में संशोधन की आवश्यकता, 20 लग गया है, संशोधन करना पड़ेगा, पहले जैसे जिंदगी नहीं जी सकता है, बदलाव लाना पड़ेगा। और एक था राजभाषा 17, राजभाषा 17, याद हो गया? फिर से रिपीट करो। लोक सेवा आयोग 14, 15 में इलेक्शन, 15 में निर्वाचन, क्या बोले? 15 में निर्वाचन करने लायक हो जाएगा, 15 में निर्वाचन, लोक सेवा आयोग 14, इमरजेंसी 18,
20 में क्या है? संशोधन। 20 में क्या है? संशोधन। यही तुम लोग को याद रहेगा, जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा होगा कि याद नहीं होगा। पंचायती राज व्यवस्था 9, पंचायती राज व्यवस्था 9, याद हो गया। अब देखो होता क्या है, ये सब अनटिटला है भी, और मेरा थोड़ा लॉजिक लग भी जाता है तो याद होता है। शुरू से 5-6 तक एकदम जोश रहता है बच्चों में, ठीक है, पढ़िए लगे। उसके बाद ये सब अंटर मंटर नाम जैसे सुनना है तो छोड़ दीजिए ना, ठीक है। तो संजोग तुम्हारा अच्छा है कि मेरे पास कुछ ना कुछ है जो हम किसी ना किसी तरीके से याद करवा देंगे। याद हो भी गया होगा सब, ठीक है। फिर से एक बार पूछे, ठीक है। बताओ निर्वाचन किसमें? इमरजेंसी किसमें? राजभाषा 17, ठीक है। लोक सेवा आयोग 14 और संशोधन 20। अब लग गया तुम लोग को दिमाग में कि याद 2 ही करना है, एक लोक सेवा आयोग और एक राजभाषा। ये दोनों हो गया, काम चल जाएगा। अब वही दोनों हो गया। यही होता है जिंदगी में, कुछ चीजें हासिल हो जाए लगता है कि अब और थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ठीक है। चलो अब दिख रहा होगा ये क्या छोड़ दिए, मतलब 1.5 घंटा बीत गया, ये छूट गया है, ये पढ़ना जरूरी है। आ जाइए, खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है। चलो अब जब संघ के अंदर घुसेंगे, ठीक है, संघ के इसलिए नहीं छोड़ देंगे, कल इसको फिर से दोबारा हमको करना पड़ेगा, तो लिखेगा कौन? ठीक है, ठीक है। तो संघ के अंदर जब हम घुसेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं संघ में। क्या है, अगर देखोगे तो क्या राष्ट्रपति संघ के अंदर आएगा? मतलब आएंगे, राष्ट्रपति भी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, क्या आएंगे। मतलब इसमें पूरा संघ का शासन है। तो संघ में 3 ब्रांच होते हैं, समझते जाएंगे, ये भी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। संघ के शासन प्रणाली या राज शासन प्रणाली का 3 अंग होगा। एक को बोलेंगे विधायिका, एक को बोलेंगे कार्यपालिका और एक को बोलेंगे न्यायपालिका। क्या संघ का ये तीनों अपना है? क्या है। क्या राज्य का तीनों अपना है? हाँ है। राज्य में न्यायपालिका देखोगे हाई कोर्ट, ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका देखोगे तो ये लगता तो एक ही दोनों है लेकिन अलग अलग है। जैसे मान लो विधानमंडल की चर्चा करेंगे तो वो पूरा कार्यपालिका में आएगा, सॉरी विधायिका में आएगा। और फिर तुम्हारा राज्यपाल के अंदर सारी कौन सी शक्ति निहित होती है? कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो कानून बन गया, कानून का संचालन करेगा, ये होता है कार्यपालिका। कानून बनाने को कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। और ये कानून सही से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है इसको कहते हैं देखने वाले को न्यायपालिका। तो दोनों का 3-3 सेक्शन हो गया। यानी केंद्र में हम लोग पहले देखेंगे, ऐसे हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, पहले है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। अच्छे से याद रखना। अब यही सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है और नोट डाउन भी करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। केंद्र में सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्र की कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका। उसके बाद केंद्र की विधायिका। क्या पढ़ेंगे? केंद्र की विधायिका। और उसके बाद पढ़ेंगे केंद्र की न्यायपालिका। अब ये तो पता चल गया, देखना कैसे याद होता है और समझा हुआ बच्चा कैसे आसानी से टिका सकता है। अभी सब चीज हवा में है ना। लेकिन अब तुमको पता चल गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया जा रहा है तो केंद्र के न्यायपालिका होगा कि राज्य का होगा? केंद्र के अंदर। अगर लोकसभा राज्यसभा की चर्चा कर रहा है तो केंद्र का होगा कि राज्य का होगा? केंद्र का। अब हमको पता है कि केंद्र का पूरा डिटेल जो है वो 52 से लेकर 151 के बीच में, कहां से कहां तक है? 52 से 151। क्या सुप्रीम कोर्ट भी इसी के अंदर होगा? क्या होगा? क्या लोकसभा राज्यसभा भी इसी के अंदर होगा? क्या राष्ट्रपति भी इसी के अंदर होगा? क्या राज्यपाल भी इसी के अंदर होगा? नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा। देखा, पकड़ लिया ना लड़का, राज्यपाल नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल किसमें आ जाएगा? राज्य में। अब देखो, अभी तक तुम्हारे लिए एक अनुच्छेद से लेकर 395 तक फ्री था, मतलब कहीं पे भी सेट कर सकता है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, कहीं पे भी। पर अब सेट नहीं करोगे। अगर कोई बच्चा मान लो अगर अभी इतना ही पढ़ा है और पूछा कि बताओ राष्ट्रपति की चर्चा किस में की गई है, अनुच्छेद, तुमको अरे रुक तो जाओ, नहीं पढ़ा है अभी। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद मान लो 395, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 52, 228 देखो यही है बच्चा, पढ़ा है वो बच्चा। हम बताए कि केंद्र का पूरा चीज का चर्चा 52 से 151 के बीच में होगा। नहीं पढ़ाए तो भी 52 से लेकर 151 के बीच में एक ही था। कौन सा था वो? 52। तो राष्ट्रपति की चर्चा किसमें हुई होगी? ये होता है, नहीं भी जानते हैं तो भी हम ऑप्शन को कैसे छांट सकते हैं। और बहुत काम आएगा जब तुमको क्या बोलते हो उसको, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का चर्चा होगा। अब हाई कोर्ट का अगर तुमसे सवाल पूछा गया है तो क्या 151 के अंदर हो सकता है? क्या नहीं। अगर हम ये पैटर्न याद रखोगे कि सर कैसे पढ़ाएं, सबसे पहले कार्यपालिका, सबसे पहले कार्यपालिका, उसके बाद क्या पढ़ाए? विधायिका, उसके बाद क्या पढ़ाए? न्यायपालिका।
इसका मतलब 52 से लेकर 151 में भी 52 वाले समय में तो न्यायपालिका हो ही नहीं सकता है। न्यायपालिका जब भी होगा तो लास्ट पोजीशन में होगा। किसमें होगा? लास्ट पोजीशन। कहां है ये नहीं पता, पर होगा लास्ट में ही कहीं ना कहीं। यानी 52, 53, 54 में न्यायपालिका नहीं हो सकता है। देख रहे हो मोटा मोटी कैसे पहुंचने बिना याद किए। ऐसे ही जब वहां चर्चा करेंगे कहां का? राज्य का, वहां भी सबसे पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका। मतलब 152 में क्या हाई कोर्ट के होने की कोई चांसेस है? कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा डिटेल्स इसको देखते हैं। तो संघ शासन 52 से लेकर 151 तक हो गया, जिसमें से पहला है कार्यपालिका, फिर केंद्रीय विधायिका जिसको संसद कहते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का पावर जो है वो पूरे संविधान में थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है। जैसे अभी अपात उपन पढ़ा, ये भी किसकी पावर है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो सबका बाप है, तो राष्ट्रपति कहीं एक जगह बंद के नहीं रहेंगे, वो किसी भी घर के किसी भी रूम में घुस सकते हैं। तुम्हारे दादाजी, हाँ क्या कर रहा है जी? हाँ कहाँ है अचार, निकालो, तुम्हारे रूम में था, बड़का भाई चुरा के रखा है। ठीक है, दादाजी को परमिशन है, वो कहीं भी घूम सकते हैं, उनके लिए कोई बंदिश नहीं है। लेकिन हाँ, दो भाई है, एक भाई अलग रूम में रहेगा, दूसरा भाई अलग रूम में रहेगा, तो वो नहीं घुसेगा। घुसेगा तो बोलेगा कहाँ आया है, दादाजी को पूछेगा कभी नहीं। तो राष्ट्रपति पूरे संविधान में घूमते हैं, इनका कई जगह पे इनका अधिकार दिया हुआ है, इसलिए इनको लेकर हम बांधेंगे नहीं। मोटा मोटी जहां पे दादाजी का बेडरूम होगा वही हम एरिया मान के चलेंगे, पर ये कहीं भी घूम सकते हैं। वैसे ही मोटा मोटी राष्ट्रपति का चर्चा कुछ अनुच्छेदों में किया गया है, पर राष्ट्रपति बीच बीच में कहीं ना कहीं आते रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले संघ में क्या देखेंगे? कार्यपालिका। फिर क्या देखेंगे? विधायिका, जिसको हम संसद कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का अधिकार इसी में आता है। उसके बाद राष्ट्रपति का अध्यादेश, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, और एक और पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। ठीक है, ये भी केंद्र में आता है। इस तरह से हम लोग 5 टॉपिक में बांटेंगे। ठीक है, भाग 5 को कितने टॉपिक में बांटेंगे? 5 में। अब एक एक करके देखते हैं। अभी एग्जाम में पूछ ले डायरेक्टली कि बताओ केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति किन अनुच्छेदों में वर्णित है। बच्चा माथा नोच के मर जाएगा, नहीं कर पाएगा। कहां से कहां तक माने? पढ़े तो थे 51 से लेकर 52 से लेकर 151 तक, पर ये क्या पूछा है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति कहां से कहां तक किन अनुच्छेदों में वर्णित है? नहीं कर पाओगे, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो केंद्रीय अगर हम लोग कार्यपालिका का चर्चा करेंगे तो कार्यपालिका में सबसे टॉप पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति। सबसे टॉप पर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति से कार्यपालिका की शक्ति सारी शुरू होती है। अगर पूछा जाए केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। यानी शुरुआत में 52 से तो शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? 52 से। और ये कहां तक जाएगा? 52 से लेकर कहां तक? तो 52 से लेकर राष्ट्रपति का चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा किसका कर रहे हैं? कार्यपालिका का। किसका चर्चा कर रहे हैं? कार्यपालिका। ध्यान दोगे, राष्ट्रपति का चर्चा नहीं कर रहे हैं, कार्यपालिका का चर्चा कर रहे हैं। और कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक आएगा। कहां तक आएगा? 78 तक। 52 से लेकर 78 तक। अब इसके अंदर ये आएगा, देखो कलर भी अलग कर दिए हैं, इसका फोटो क्लिक कर लेना। ग्रीन वाला जो है ये मेन टॉपिक है और ब्लू वाला इसका सब टॉपिक है। ठीक है, अब देखो संघ को कितने भागों में बांटे हम लोग? 5 भाग। पहला कार्यपालिका, दूसरा केंद्रीय विधायिका, तीसरा राष्ट्रपति का अध्यादेश, चौथा सर्वोच्च न्यायालय और 5वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका का अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अब इस कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का 52 से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 तक। उपराष्ट्रपति का 63 से लेकर 71 तक, 63 से लेकर 71 तक। 72 में फिर राष्ट्रपति का ही अधिकार है। 72 में क्या है? राष्ट्रपति का अधिकार। उसको हम लोग जब अनुच्छेद पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पीएम और मंत्रिपरिषद कहां से शुरू होगा? 74। कहां से शुरू होगा? 74, 74 और 75। पीएम और मंत्रिपरिषद 74 और 75, 74 और 75, 74 और 75। ठीक है, महान्यायवादी देखेंगे तो 76, महान्यायवादी 76। इसको फिर से चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तब यहाँ रिकॉल करना है, बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच कार्य संबंध, जैसे हमारे यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ये हम कई बार चर्चा कर रखे हैं कि प्रधानमंत्री का इच्छा हुआ आपातकाल का घोषणा करवा देते हैं, प्रधानमंत्री करवा देंगे, लेकिन करवाएंगे किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, तो कार्य जितने भी हो रहे हैं प्रधानमंत्री आके बोलेंगे कि राष्ट्रपति महोदय ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हम नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो गुलाम आदमी हैं राष्ट्रपति के, जैसे वो बोलेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि हम ही कनपट्टी पर बंदूक रख के बुलवा है। ठीक है, लेकिन सारा काम जितना भी सरकार कर रही है, काम क्या सरकार किसके नाम से हो रहा है?
राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच में कार्य संबंध 77 और 78 किसमें है? 77 और 78। तो आ गया सारा कार्यपालिका शक्ति कहां से कहां तक? 52 से लेकर 78 तक। तो केंद्र सरकार की कार्यपालिका कहां से कहां तक चर्चा है? 52 से लेकर 78 तक, जिसमें 52 से 62 राष्ट्रपति, 63 से 71 उपराष्ट्रपति, पीएम और मंत्रिपरिषद 74-75। देखो अब एक एक याद तो करवे करेंगे, लेकिन मोटा मोटी ये 5 टॉपिक और इसका सब टॉपिक जिसको याद है उसको वहां काफी मदद मिलेगा। सबसे पहले केंद्रीय शक्ति को कितना भागों में बांटे? केंद्रीय शासन को 5 भाग। उसमें से पहला क्या था? कार्यपालिका, जो कि 52 से 78। 52 से 78 में पहला राष्ट्रपति, 52 से 62 उपराष्ट्रपति, 63 से 71। उसके बाद पीएम और मंत्रिपरिषद 74 से 75। उसके बाद महान्यायवादी 76। क्या होता है महान्यायवादी की, क्या क्या इनकी शक्तियां हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। सिर्फ याद रखना केंद्र में एक ऐसा आदमी होता है जिसके जैसा कोई नहीं होता है, उसके पास फुल पावर होता है, कहीं भी बैठ सकता है। मतलब एक समझ लो एक ऐसा आदमी है जो किसी भी क्लास में बैठेगा बिना एडमिशन लिए, नहीं समझ में आया? उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ, ये भले वोटिंग नहीं देगा, हाँ बिल्कुल सही। अब बैठने का अधिकार है, ठीक है, बैठने का अधिकार है, वोटिंग देने का अधिकार थोड़ी ना होगा जी, ठीक है। तो महान्यायवादी कौन है? ये महान्यायवादी काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, बताएंगे आगे चल के 76 में। और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो संबंध है वो क्या है? 77 और 78, ठीक है। एक सवाल तुमसे आगे चल के बताएंगे। ये है राष्ट्रपति और ये है मंत्रिपरिषद। सारा काम कौन कर रहा है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति सोए हुए रहते हैं, मंत्रिपरिषद का काम हो गया, उधर काम करके बैठा हुआ है। अब मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को ये बात बताएगा कौन कि काम हो गया है? प्रधानमंत्री। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन होगा? प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद में? 78 में। किसमें? 78 में। आगे चल के पढ़ेंगे, सब टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए बोले कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का पूरा कार्य संबंध है 77-78 में, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय विधायिका। अब यहाँ तोड़े नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ तोड़ेंगे बाद में इसको, ठीक है। यानी संसद की चर्चा, संसद की चर्चा कहां से कहां तक? तो 79 से लेकर 122, 79 से लेकर 122 केंद्रीय विधायिका यानी संसद की चर्चा कहां से कहां तक? 79 से लेकर 122 तक, 79 से लेकर 122। अब देखो जिसको नहीं भी पता था वो ये जरूर पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऐसे पढ़ा, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है तो उससे पहले तक का होगा, ठीक है, मोटा मोटी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। 124 से लेकर 147, 124 से लेकर 147, 124 से लेकर 147, ठीक है। कहां से कहां तक है? सुप्रीम कोर्ट 124 से 147। अब एग्जाम में पूछ लिया केंद्रीय न्यायपालिका की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? ना तो सुप्रीम कोर्ट दिया ना हाई कोर्ट। अगर केंद्रीय न्यायपालिका दिया है तो मोस्टली किसका चर्चा कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का। 124 से लेकर 147 तक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, इसको क्या बोलते हैं? कैग। एक आदमी होता है जो जांच करता है कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ेंगे सबको डिटेल से, ठीक है। इसकी चर्चा की गई है 148 से लेकर 151 तक, लास्ट हो जाएगा 151, ठीक है। 148 से लेकर 151। फिर से रिपीट करो। संघ के शासन को कितने भागों में बांटे? 5 भागों में बांटे। पहला कहे कार्यपालिका, दूसरा कहे विधायिका, तीसरा कहे राष्ट्रपति का अध्यादेश, चौथा कहे सर्वोच्च न्यायालय और पांचवा कहे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जिसमें से कार्यपालिका 52 से 78, कार्यपालिका 52 से 78, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय विधायिका 79 से 122, इसी में सब आ जाएगा, लोकसभा राज्यसभा सारा डिटेल इसी में आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151। कल ये एकदम रूम पे बैठोगे, इसको अच्छे से याद करके आओगे, मतलब यहां तक तुमको कंठस्थ होना चाहिए। रूम पे बड़ा बढ़िया देखोगे, आपस में पूछते जाते रहोगे, ठीक है। अब कार्यपालिका को बांटे फिर हम लोग अलग अलग भागों में। पहला राष्ट्रपति 52 से लेकर 62, उपराष्ट्रपति 63 से 71,
पीएम का मंत्री परिषद 74 और 75, महान्यायवादी 76 और राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच समान 77 78। अब आ जाओ राज्य के शासन में। केंद्र का थोड़ा बड़ा था, राज्य को हम शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। राज्य में भी पहला क्या आएगा, कार्यपालिका, फिर क्या आएगा, विधायिका, उसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इसको हम लोग 4 भागों में देखेंगे। इसमें से ध्यान देना, जो इसकी कार्यपालिका शक्ति होगी वो 153 से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी, 153। अब बोलोगे बाबा ने क्यों नहीं, 152 में परिभाषा है। क्या है, परिभाषा, ठीक है, तो 152 को छोड़ देंगे। 153 से शुरू होगा। कहां शुरू होगा, 153, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका कहां से कहां तक, 153 से लेकर 167 तक। कहां तक, 167। 153 से लेकर 167, 153 से लेकर 167। राज्य की कार्यपालिका कहां से कहां तक, 153 से लेकर 167। राज्य की विधायिका यानी विधानमंडल, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, इन सबों की चर्चा होगी। कहां से कहां तक है, विधानसभा, विधान परिषद यानी विधायिका की चर्चा 168 से लेकर 212 तक। कहां से कहां तक, 168 से 212, 168 से 212, ठीक है। उच्च न्यायालय का चर्चा कहां से कहां तक, 214 से लेकर 229। कहां से कहां तक, 214 से लेकर 229, 214 से 29 नहीं, 231 तक है ना जी, 231, 214 से लेकर 231, ठीक है, 214 से 231, ठीक है। इसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सब देखते हो, इसी को कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो इसकी चर्चा कहां से कहां तक, 231 से लेकर 237। कहां से कहां तक, 31 हो गया ना, 32 में नहीं, 33 फिर आ जाएगा। 233 से लेकर 237, ठीक है, 233 से 237। चलो रिपीट करो, हाँ जाओ, ठीक है, 237 से लेकर 237। चलो रिपीट करो। राज्य का शासन कहां से कहां तक, 152 से 237। कहां से कहां तक, 152 से 237। राज्य की कार्यपालिका 153 से 167। राज्य की विधायिका 168 से 212। उच्च न्यायालय 214 से 231 और अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर 237, ठीक है। इसको फिर से डिटेल पढ़ेंगे तो वहां रिपीट होगा, तो फिर से याद होगा, ठीक है। अब आ जाओ राज्यपाल। बस ये 3 बचा हुआ है, कहानी खत्म। राज्यपाल की चर्चा किन अनुच्छेदों में की गई है, तो 153 से लेकर 153 से लेकर कहां तक, 162, 153 से 162, 153 से 162। सीएम और मंत्री परिषद देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 163 और 164, 163 और 164। और महाधिवक्ता देखेंगे तो 165। कौन सा होगा, 165, ठीक है। चलो बीच में वही कड़ी वाला सब आएगा, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो फिर से रिपीट एक बार कर लो। राज्यपाल 153 से 162, सीएम और मंत्री परिषद 163 से 169 और महाधिवक्ता 165। हमको पता है ये वाला तुम लोग थोड़ा सा डमाडोल हो गया होगा, क्योंकि दिमाग भर चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार इसको देख लोगे और नोट्स में पीछे में जो जगह है वहां सब ऐड भी कर लोगे इसको, ठीक है। इसके बाद अभी तो डिटेल्स इसको पढ़ना है, पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे, वहां जब एक एक करके फिर से रिपीट करवाएंगे तो रिकॉल होता जाएगा, ठीक है। लेकिन रूम पे जाके देखना जरूर।